जी बिल्कुल। जी सर। मित्रों, जैसा कि आप सब विदित हैं, ये रिफ्रेशर कोर्स का आज 13वां दिन है। भारतीय लोक परंपरा के विविध आयाम विषय पर यह रिफ्रेशर कोर्स आयोजित है। इंडियन फोक ट्रेडिशंस, टेपेस्ट्री ऑफ डाइवर्सिटी। इस 13वें दिन में आज 3 सत्र है। पहले सत्र में हमारे बीच सुमन कुमार सर मौजूद हैं। हम लोक का रंग विधान पर उनसे व्याख्यान सुनेंगे, और इसके अलावा 2 और सत्र है, जिसमें दूसरे सत्र में श्री सुभाष चंद्र कुशवाहा जी, भारतीय लोक परंपरा में वंचित और आदिवासी समाज, और फिर तीसरे सत्र में प्रोफेसर D.R. पुरोहित, उत्तराखंड में महाभारत की परंपराएं विषय पर उनका व्याख्यान सुनेंगे। इस सत्र में जो हमारे बीच अपने समय के महत्वपूर्ण प्रतिभाशाली लोक रंग कर्मी कहना चाहिए, लोक रंग विशेषज्ञ कहना चाहिए, रंग विशेषज्ञ कहना चाहिए, थिएटर आर्टिस्ट कहना चाहिए, स्क्रिप्ट राइटर कहना चाहिए, सेट डिजाइनर कहना चाहिए, मतलब नाटक की या रंग की जितनी विधाएं होती हैं उनमें से अधिकतम में सर हस्तक्षेप रखते हैं, विशेषज्ञता रखते हैं। ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति हमारे बीच मौजूद हैं। सर का इस विषय पर, लोक का रंग विधान विषय पर व्याख्यान आरंभ हो, उससे पहले मैं एक छोटा सा परिचय सर का कराना चाहता हूं आप लोगों से। सुमन कुमार सर 1996 में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय दिल्ली से और 1998 में माउंट व्यू थिएटर स्कूल लंदन से डिजाइन में प्रशिक्षित हैं। आपने मगध विश्वविद्यालय से भौतिक विज्ञान ऑनर्स में ग्रेजुएशन की शिक्षा प्राप्त की। आपने नाटक लिखे, निर्देशित और अभिकल्पित किया तथा विविध विषयों पर संगीत को नाटकीय अभिव्यक्तियों की रचना की। कविताओं और अनाटकीय कथ्य और साहित्य को मंच पर प्रस्तुत करने के लिए विशेष रूप से आप चर्चित रहे हैं। रूपांतरण, अनुवाद, नाट्य लेखन के 40 से भी अधिक मंचित प्रस्तुतियों के हजारों मंचन विविध भाषाओं और शैलियों में हुए। सुमन ने शेक्सपियर, J.M. सिंज, चेखव, ब्रेख्त, ओनील, भीष्म साहनी, प्रेमचंद, हरिशंकर परसाई, नेरुदा, मुक्तिबोध, सिम्बोर्स्का, धूमिल, राजकमल चौधरी, काशीनाथ सिंह, फैज, रांगे राघव, निर्मल वर्मा, उमाकांत चौधरी तथा जगदीश चंद्र माथुर आदि जैसे रचनाकारों से प्रेरित नाट्य अनुभव को दर्शकों के साथ साझा किया। रंगमंच के भारतीय एवं विदेशी विविध विचार, अभ्यास, संदर्भ, जीवन और दर्शन तथा प्रयोग और सूत्रों तथा प्रशिक्षण पद्धतियों पर आपने कई आलेख भी लिखे हैं। बाल, युवा और शौकिया कलाकारों के साथ कई भाषाओं, बोलियों में प्रशिक्षण कार्यशालाओं का आयोजन किया और संचालन करने वाले सुमन ने विशेष रूप से चुनौतियों का सामना करने वाले बच्चों के लिए भी रंगमंच को उनके रचनात्मक संप्रेषण का प्रोडक्शन बनाया। रंगमंच के मौलिक आस्वादन का नया अनुभव सृजन करने के लिए सतत प्रयोगशील सुमन कुमार ने एक अभिनेता, निर्देशक, परिकल्पक, प्रशिक्षक और नाटककार के रूप में योगदान देते हुए 2012 से संगीत नाटक अकादमी दिल्ली के एक अधिकारी के रूप में रंगमंच, लोक कला एवं अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सेवा में कार्यरत हैं। आपने डेनमार्क, लंदन, पेरू, क्यूबा में रंगमंच और प्रदर्शन के संदर्भ में अभिनेता, नाटककार और व्यवस्थापक के रूप में लंबी यात्रा की है। रंगमंच में योगदान के लिए आपको पटना में आशु संवाद लेखन पुरस्कार तथा कलाश्री सम्मान, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय एवं संगीत नाटक अकादमी दिल्ली की छात्रवृत्ति एवं अध्ययन वृत्ति, चार्ल्स वेल्स इंडिया ट्रस्ट स्कॉलरशिप, भारत सरकार की कनिष्ठ संस्कृति फेलोशिप के साथ 2012 में नाट्य लेखन के लिए महिंद्रा एक्सेलेंसी अवार्ड दिया गया। आपको नाट्य लेखन के लिए रास कला सम्मान, नट सम्राट सम्मान भी मिला है। 2017 में ऑल इंडिया फोक आर्टिस्ट फेडरेशन द्वारा लोक कलाविद सम्मान तथा हिंदी अकादमी दिल्ली सरकार के द्वारा 2018 का नाटक सम्मान से भी आपको विभूषित किया जा चुका है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, भारतेंदु नाट्य अकादमी, मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय, संगीत नाटक अकादमी जैसी संस्थानों से अतिथि अध्यापक के रूप में आप निरंतर जुड़े हुए हैं। संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार की विविध योजनाओं में सदस्य एवं सलाहकार के रूप में निरंतर संबद्ध है। फिलहाल उप सचिव, जैसा कि पहले जिक्र कर चुका हूं, उप सचिव नाटक अमूर्त सांस्कृतिक विरासत अनुभाग प्रमुख, संगीत नाटक अकादमी दिल्ली में कार्यरत हैं तथा राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, श्री राम सेंटर दिल्ली, भारतेंदु नाट्य अकादमी आदि कई संस्थानों से अतिथि प्राध्यापक के रूप में जुड़े हुए हैं। यूनेस्को के मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर की विशेषज्ञ समिति के सदस्य हैं। संस्कृति मंत्रालय की विविध योजनाओं तथा नाट्य विद्यालयों, खास करके राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, भारतेंदु नाट्य अकादमी, मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय, श्री राम सेंटर में आप निरंतर अतिथि संकाय हैं।
इस संक्षिप्त परिचय के बाद वैसे परिचय दिया जाए तो सर ने जितना काम किया है और जितनी इनकी प्रसिद्धि है उसके हिसाब से एक पूरा सत्र उस पर दिया जा सकता है, लेकिन कार्यक्रम की जरूरत के हिसाब से इस संक्षिप्त परिचय के बाद लोक का रंग वितान विषय पर व्याख्यान के लिए मैं सर को आमंत्रित करना चाहता हूं और माइक सर को सौंपता हूं। सर। धन्यवाद अरविंद जी और सबों को नमस्कार। ये 13वां दिन है। एक अंक अच्छा नहीं है लेकिन दिन तो बहुत अच्छा है। लोक तो इसे बना ही देता है। लोक ऐसे लोक में हम सब किसी न किसी दुख का सामना कर रहे होते हैं। कभी प्रकृति से मिले हुए दुख का, कभी परिवार से मिले हुए दुख का, कभी समाज से मिले हुए दुख का, कभी अपनी परंपराओं से मिले हुए दुख का, कभी ऐसे ही अपने व्यक्तिगत संबंधों के दुख का। तो दुख जो जीवन की रेखा है उसमें दुख हमेशा आपके साथ साथ चलता है और दुख हमें जोड़ता है एक साथ है, समाज बनाने के लिए, सभ्यता बनाने के लिए, मनुष्य को जो है मनुष्य बनाए रखने के लिए ये दुख जो है आपको इकट्ठा रखता है। और इस इकट्ठा रखने में जो है जो चीजें हमारे काम आती है हम उनको विधा के रूप में जानते हैं। वो हमारे लिए कई सारे रचनात्मक कार्यों को संपन्न करती, जैसे साहित्य का सृजन होता है। तो नाटक या रंगमंच जैसी अभिव्यक्ति जो है जिसके बारे में कहा जाता है कि दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो नाट्य में ना हो। ये मैं नहीं कह रहा, हमारे सारे मनुष्य या भरत जिसको माना जाता है कि भरत वो पहला व्यक्ति है जो जिसकी उपस्थिति मानी जाती है कि 200 ईसा पूर्व या तो उस समय से हम जो है हम बीसी पहले जो है हम अपने आप में एक नाट्य जो है पूरी परिष्कृत कला के रूप में इस भारतवर्ष या इस जम्मू द्वीप में उपस्थित। तो जम्मू द्वीप का उपस्थित पूरा लोक जो है उसमें नाट्य में समाहित है। उस लोक को कैसे देखा जाए और उस लोक को कैसे लोक शिक्षण का सर्वोत्तम माध्यम बनाया जाए, इसके लिए मुझे लगता है कि उस वक्त पूरे जम्बू द्वीप के सारे मनीषी बैठ करके उन्होंने विचार किया होगा और उन्होंने जो तरीके सौंपे उन तरीकों को, उस प्रयोग धर्मिता को, उस प्रयोग के साथ, क्योंकि सारे प्रयोग धर्मी लोग इकट्ठा होकर के उन्होंने विचार किया होगा। उन्होंने बताया हो कि मेरे यहाँ ये है तो मेरे यहाँ ये है, मेरे यहाँ ये है, हमारे यहाँ ये है, हमारे प्रांत में ये होता है, हमारी भाषा में ये होता है, हमारे यहाँ ये त्योहार होता है, हम लोग ऐसे पहनते हैं तो ये लोग वैसे पहनते हैं। तो उन सब को समाहित कर दिया गया। जिस तरह से हमारी पार्लियामेंट बैठ करके पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करती है, वैसे ही एक नाट्य शास्त्र जो है इस पूरे जम्बू द्वीप की संस्कृति के अनुभव का प्रतिनिधित्व करता है। उसके संस्कृति की जो अपनी कहें कथन कहें, जो संस्कृति की जो आकांक्षा है, उसकी जो कल्पना क्षमता है, उसमें जो रचने की क्षमता है, उस रचना की क्षमता को एक विधा के रूप में प्रस्तुत करती है। इसके बारे में एक दंत कथा भी जो है नाट्य शास्त्र में कह दी गई है। ये हमारी परंपरा में या मनुष्य की परंपरा में है कि वो जिन चीजों को अनुभूत करता है उसे एक कथा के रूप में कह देता है, क्योंकि मनुष्य जो है कथा प्रेमी है। वो कथा सुनना चाहता है और कथा में होना चाहता है। मजेदार बात क्या है कि वो कथा का सृजन भी करता है, दूसरे को भी कथा में घसीट लेता है और खुद भी कथा में होना चाहता है। तो ये कमाल की बात है कि ये मनुष्य के लिए, मनुष्य का के लिए किया गया, मनुष्य का मनुष्य के द्वारा किया गया व्यापार है, उद्योग है। इसको दूसरे लोग नहीं कर सकते। तो नाट्य शास्त्र के बारे में जो कथा गढ़ी गई या दंत कथा बताई गई, उसमें यही है कि मनुष्यों को या देवताओं को, जो देवता माने जाते थे पहले, ऐसा वक्त था कि देवता, किन्नर, दैत्य ये सब साथ साथ मानते हैं कि सब साथ साथ रहते थे और साथ साथ एक दूसरे के साथ जो है झगड़ते थे, लड़ते थे, जो भी करते थे। तो उन्हें ऐसा लगने लगा कि संसार में एक मनुष्य नाम का जो जीव ब्रह्मा जी ने रचा है
उसकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। देवता लोग अपनी संख्या कम बढ़ाते थे, उनकी भी संख्या हम लोगों ने कोटि-कोटि मान ली है। कि हमारी जितनी इच्छाएँ उतनी देवताएँ, हम मानते हैं कि उतनी सारी देवताएँ हमारे पास हैं। तो इतनी हमारी इच्छाओं के अनुरूप हमने जब जो इच्छा की उसके अनुरूप एक देवता क्रिएट कर लिया। धन की इच्छा हुई तो धन के देवता आ गए, सम्मान की इच्छा हुई तो सम्मान के देवता आ गए, आकाश में जाना है तो आकाशीय देवता आ गए, साहित्य पढ़ना है तो साहित्य के देवता हो गए, सरस्वती आ गई। हमें तो इस तरह से हमने अपनी सारी इच्छाओं जो कुछ हम होना चाहते थे, उसको करने के लिए, संपन्न करने के लिए यदि खुद नहीं सक्षम थे, तो हमने एक देवता की भी रचना कर ली। और ये पुरानी बात नहीं है, ये अभी नई बात भी है कि हिमाचल में देखें, देवताओं को रजिस्ट्री की जाती है उनकी। उन देवताओं का सम्मेलन जो है मंडी में होता है। रजिस्टर्ड देवताओं का सम्मेलन जो है मंडी में दुर्गा पूजा के अवसर पर जो है सारे देवताओं को मिलते हैं, और हम जानते हैं कि देवताओं को जो है सब स्थल की जो है यात्रा करवाई जाती है, उनको घुमाया जाता है, उनके अड़ोस-पड़ोस गाँव में सब में ले जाया जाता है, उन्हें प्रकृति के दर्शन करवाए जाते हैं। और जैसे कि आज बाल गोपाल का एक प्रचलन चल पड़ा है कि हम बाल गोपाल को जीवित मानते हैं और उसे हम खाते, पीते, सुलाते, जिस तरह से हम रहते हैं, वैसे देवता को रखते हैं। जब हम जगते हैं तो उन्हें भी जगा देते हैं, जब जब हम नहाते हैं तो उन्हें भी नहला देते हैं। तो ये मनुष्य ही है जो इस तरह का काम कर सकता है। हमने किसी जानवर को ऐसा करते नहीं देखा कि वो अपने बच्चे का श्रृंगार करके उसको जो है मोर बना देता है। तोता जो है उसको मोर बना रहा है, मैना जो है तो उसको जो है तोते में तब्दील कर दे रहा है अपने बच्चे को, ऐसा नहीं होता। लेकिन मनुष्य ही एकमात्र प्राणी है जो दुनिया भर की समस्त चीज़ों की चिंता करता है और महसूस करता है कि इस पूरे विश्व से उसका जुड़ाव है। एक ठीक एक माता की तरह वो, जैसे जो धरती प्रकृति, वो अपने आप को इस प्रकृति की संतान मानता है। और प्रकृति की संतान मानने के कारण ये भी एक फिलॉसफिकल ताओइज़्म जैसी फिलॉसफी या भारतीय दर्शन जो भी कह लें, जो सोचते हैं कि हमारा काम क्या है? हमारा काम है कि हम अच्छे बने रहना। मनुष्य को दरअसल ईश्वर ने, जिसने भी रचा है, प्रकृति ने एक अच्छा प्राणी बनाया है। अच्छे होने का मतलब क्या है? खुद का और दूसरे का ख्याल रखना, यही अच्छा है। जो दूसरे का ख्याल नहीं रखता तो उसे हम दुष्ट प्राणी कहते हैं। तो मनुष्य को एक अच्छा प्राणी बनाए रखता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो अच्छा बना रहे, क्योंकि जिसकी जैसी संगत होगी वैसी रंगत तो होगी, वैसा ढंग होगा, वैसा व्यवहार होगा, उसका भविष्य वैसा होगा। तो लोक में जो है इस तरह से इस तरह कहा गया कि लोक में जो है अपसंस्कृति फैल रही थी। लोग एक-दूसरे के साथ रहना पसंद नहीं कर रहे थे, एक-दूसरे को मार-काट रहे थे। तो ये सारे देवता, दानव ये सब मिल कर के पहुँच गए ब्रह्मा जी के पास कि ब्रह्मा जी ऐसा कीजिए कि ये जो है हम लोगों को जो है मुश्किल हो रही है इस संसार में अब रहना। सारे जो है लड़ने-झगड़ने में लगे हैं, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। हर तरफ जो है दैवी जो विधान होना चाहिए या दैवी जो मनुष्य में गुण होने चाहिए, उन सब का ह्रास हो रहा है। और ये मानव अब मानव नहीं रह गया है, ये दूसरा कुछ होता दिखाई दे रहा है। ये कभी पशु दिखाई देता है, तो कभी दैत्य दिखाई देता है, कभी दानव दिखाई देता है, कभी-कभी देवता भी दिखता है। तो ये अजीब-सा घाल-मेल है, कन्फ्यूजन की स्थिति हो गई है, तो थोड़ा इसको जो है आप सँभालिए आप। आपने रचा है इस धरती को, आपने इसी मानव को रचा है, तो इनको तो ब्रह्मा जी का ये भाई ब्रह्मा जी तो एक थे नहीं, वो 4 मुख वाले थे। चारों तरफ से वो चिंतन करते थे और 4 दिशाओं में 4 आयामी, चतुरायामी थे। ये ये भी है, त्रिआयामी की तो बात छोड़िए, वो चतुरायामी थे, चारों तरफ से सोचते थे, सबको देखते थे। उन्होंने अपना उन्होंने 4 वेद भी रच डाले थे, जो इस संसार का जो भी ज्ञान था मनीषियों ने प्राप्त किया था, उसको सूत्रों में जो है, वेद जो ज्ञान सूक्त जो संचित है, ज्ञान सूत्र जो हैं, उसको 4 वेदों में रच के डाल दिया था। और ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, उन सबको भी मत डाला। उन सारे वेद से होकर के जब भी हमारे पास कोई प्रॉब्लम होती है तो हम क्या करते हैं? हम रिसर्च करने लगते हैं। तो ब्रह्मा जी ने एक रिसर्च वाला जो है मेथड अपनाया और अपने सारे पुराने वेदों को खंगाल डाला। तो खंगाल डाला तो उनमें लगा कि भाई एक किसी एक से काम नहीं चलने वाला है, इससे भी नहीं काम चलेगा, उससे भी नहीं काम चलेगा। तो उन्होंने सबको जो है एक साथ मिला दिया अंततः।
तो मिला दिया, तो जो तब उन्हें उनकी बुद्धि जागृत हुई और उनको लगा कि अब ये काम बन गया। अब ये जो है सारे वेद जो हैं, मीटिंग सारे वेद जो हैं अब मिल करके इन मनुष्य की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि वाह! ये तो अब हो गया, 4 वेद तो आ गए थे, अब पंचम वेद मुझे मिल गया है। तो उस पंचम वेद की सृष्टि को लेकर के, पंचम वेद से अभिभूत होकर के ये पंचम वेद जो था आश्चर्यजनक था। इसमें जो है लोगों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी, इसमें लोगों को करने की भी ज़रूरत नहीं थी सबको, इसमें अभ्यासियों की ज़रूरत थी जो अभ्यास करते। इसमें अभ्यास के प्रयोग के सूत्र बताए गए, प्रयोग करके जो है पंचम वेद का समस्त ज्ञान जो है, इसमें चारों वेदों का ज्ञान जो है इसमें समाहित कर लिया गया था। तो उन्होंने फिर देवताओं को सबको बुलाया कि मुझे मिल गया, मैंने सबको जो है मज़ेदार सबको करके मैंने ऐसा लोक रंजक उपाय खोजा है, मनोरंजक उपाय खोजा है कि जिसके ज़रिए जो है ये जनता जो है ना ये सब भूल जाएगी। ये इधर-उधर जो एक-दूसरे से लड़ते हैं, ये भूल जाएगी, वो अपने को उसमें देख लेगी। अपने लोक का दर्शन जो है इस मंच पर कर लेगी, एक ऐसे मंच पर जो सपाट होगा, सीधा होगा, जिसमें वेदिका होगी, इसमें इस वेदिका पर आकर के जो दिखाया जाएगा वो अब वो देखेंगे और उस देह में अपना दर्शन कर लेंगे और उन्हें अपने अस्तित्व के बारे में समझ आ जाएगा। इस देह दुनिया दशा के बारे में समझ में आ जाएगा। इन ग्रह नक्षत्रों के बारे में समझ में आ जाएगा और वो फिर जो है संयोजित होकर के रह सकेंगे, शांत रह सकेंगे, उनकी जिज्ञासाओं का शमन होगा और वो फिर जो है अपने दुनियावी कामों में सही तरह से लग जाएँगे, वो अच्छे आदमी बनने की ओर प्रवृत्त होंगे, तो उन्हें इसकी संगत करानी होगी। तो लो ये विद्या तुम लोग सीख लो, देवताओं ने को जब ये पाठ पंचम वेद का जो है दिया गया तो देवता थे, उन्होंने झट से आँख में एक बार किताब पे हाथ रखा पंचम वेद पे और सब कुछ जान लिया कि क्या लिखा है। जान लिया तो उनके होशो-हवास उड़ गए, वो काँप उठे, बोले भाई ब्रह्मा जी आप ये क्या कर रहे हैं? हम कहाँ फँसा रहे हैं? ये जो आप इसमें लिख रहे हैं कि हमें दुखी होना पड़ेगा, हमें खुश होना पड़ेगा, कभी ये बनना पड़ेगा, कभी वो बनना पड़ेगा, हमें समस्त रूप में कभी कुर्सी भी बनना पड़ेगा, कभी टेबल बनना पड़ेगा, कभी पर्वत की तरफ से बोलना पड़ेगा, कभी जो है हमें पहाड़ बनना पड़ेगा, कभी हवा बन जाना पड़ेगा। ये क्या चक्कर है? ये आप हमें क्या-क्या बना रहे हैं? हम तो देह मान धर के कभी-कभी धरती पर जाते हैं और मौज-मस्ती करते हैं, वो अलग बात है। हम किसी को ये काम करते हैं, लेकिन आप तो हमें जो है बहरूपिया बनाने के चक्कर में लगे हो, ये क्या है? ये हम लोगों से नहीं होगा। हम लोग सदा सुखी हैं और हम लोग सदा एक ही मुद्रा में, तो देखिए मंदिर में हम लोग खड़े रहते हैं, एक ही मुद्रा में रहते हैं, कहाँ हमारे पास घंटे घट गया, सब बजते रहते हैं। लोग हमारे दर्शन करने आते हैं, हमें मेंटेन करना पड़ता है बहुत। एक ही मुख मुद्रा और स्थिति को जो है हमें मेंटेन, तो हम स्थिति प्रज्ञ हैं। इस एक जगह स्थित होने वाला, आप हमें क्यों फँसा रहे हो इसमें? तो ब्रह्मा जी बोले अब क्या करें? दे दैत्यो तुमरा दैत्य, बोले हम ना लेंगे, हम क्यों लेंगे? हम अपना इतने बलशाली लोग हैं, हम ये सब करेंगे, बहरूपये वाला काम करेंगे? तो बोले नहीं ल करेंगे। तो उन्होंने अब सलाह की, फिर उन्होंने देखा कि इन्होंने कहा कि भाई किसको दें फिर? ये ज्ञान लेगा कौन? हमने ज्ञान तो बना लिया है, अब ज्ञान को हम ले करके खुद क्या करेंगे? ज्ञान तो देने की चीज़ है, ज्ञान तो हमें देना चाहिए। यही ज्ञान तो हम उन लोगों को, जो लोग आपस में झगड़ रहे हैं, दरअसल वे अज्ञानी लोग हैं, वे नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। यदि हम उनको ज्ञान देंगे तब वो ज्ञानी लोग झगड़ते नहीं हैं, आप दुनिया में देख लो। जो लोग आचार्य लोग हैं वो क्या झगड़ते हैं? नहीं झगड़ते हैं, उनके विद्यार्थी क्या झगड़ते हैं? नहीं झगड़ते हैं। तो दरअसल ये जो ज्ञान जो तुम लोग चला रहे हो, बंद करके बंद कमरे में चला रहे हो, ज्ञान यूनिवर्सिटी में चला रहे हो, अपने जो है आश्रमों में चला रहे हो, अपने गुरुकुलों में चला रहे हो, इसको ज़रा प्रसारित करो, बाहर निकालो, तो जाकर के बात बने, तब बराबर होगा ज्ञान का लेन-देन, कारोबार बराबर होगा, तो वो तुम्हारी बात समझेंगे और तुम्हारे विरोधी नहीं बनेंगे, तुम्हारे दोस्त बन जाएँगे और तुम्हारे ज्ञान को पढ़ने के लिए तुम्हारी तरह भी होने की कोशिश करेंगे। तो अच्छा है कि अपनी जमात बढ़ाने के लिए, अच्छा है ज्ञानियों की जमात बढ़ाने के लिए कि इस ज्ञान का प्रचार-प्रसार को तो कौन करेगा? तो उन्होंने बोला कि ये जो हमारे महादेव जी हैं जो है ना, ये इधर-उधर घूमते रहते हैं।
इनके पास विचित्र तरह तरह के जीव जंतु हैं, सबको संभाल के रखा है इन्होंने। जटा में जो है जीवन को संभाल के रखा है, जीवन धारा को संभाल करके गंगा जी को संभाल के रखा है, चंद्रमा को भी टेक रखा है कि माथा गर्म रहता है तो ठंडा रखते हैं उससे। सो उनको जरा बुलाइए। ये सांप भी विष भी देखिए इन्होंने अपने पास संभाल के रखा है। धरती का अमृत जब देना था इसके कारण इन्होंने विष ग्रहण कर लिया। तो ऐसे आदमी को पास तो ये विधा भी उनको दे दीजिए ना, वो ले लेंगे। वो बहुत कुछ ग्रहण कर लेते हैं, जो जो देता है वो औधड़ बाबा है ज्ञान। वो कुछ भी कहिए, वो बाबा जी जो है बौराहा है, वो ले लेंगे। तो बोले ठीक है, तो बुलाओ उनको। तो वो आए, उधर ही चलते फिरते आ रहे थे, तो उनको बोले कि लीजिएगा ये ज्ञान, पंचम वेद ले ग्रहण कर लीजिए। अब बोले चलो आप देते हो ब्रह्मा जी, तो ये भी ले लेता हूँ। लेकिन ये तो जब उन्होंने ले लिया, अब लगा ले लिया, तो अब इस ज्ञान को बांटे बिना हम कैसे रह सकते हैं। ज्ञान जो है एक अकुलाहट पैदा करता है मन। जो ज्ञानी लोग होते हैं वो निश्चिंत नहीं बैठ सकते, जो अज्ञानी होते हैं वो दूसरे को निश्चिंत नहीं बैठने देते। ज्ञानी लोग जो है खुद निश्चिंत नहीं बैठते। तो ये अज्ञानी नहीं, तो ज्ञान मिला तो इन्होंने लगा कि अब मैं इसको बांटू कैसे। ये ज्ञान यदि नहीं दिया तो मेरा काम तो, हमने तो सब चीज बांट दिया है, सब तो मेरा काम जन कल्याण के लिए, हम ये सारा उल्टा पुल्टा काम सब हम करते हैं। तो अब जन कल्याण के लिए हमने कितने भस्मासुरों को भी खत्म कर दिया। जो तो इस तरह से जो जो हम अहंकार के साथ आ रहे थे उन सबको हमने खत्म कर दिया। तो ये भी ज्ञान जो है हम बांटे कैसे। तो उन्होंने जो नजर दौड़ाई, तो जंगल उंगल पर भी नजर गई, उनके पास ड्रोन कैमरा होगा, उसको भी लगाया उन्होंने, तीसरी दृष्टि जो है उसका विस्तार किया। तो उन्होंने देखा कि भरत मुनि जो है अपने 100 पुत्रों के पास लगे हैं जंगल में, दंड पेल रहे हैं। शारीरिक शरीर जो है वही धन था सबका। तो शरीर के धन पर शरीर को, स्वास्थ्य को जो है सबसे पहले माना जाता है। हमारे कहावतों में भी यही कहा गया है कि एक सेहत हजार नेमत। जो है कि सेहतमंद होंगे तो सब कुछ, ज्ञान भी इसी शरीर में बसता है, और सेहत इसी शरीर का जो है दर्शनीय प्रदर्शन होता है। हम अपनी सेहत को प्रदर्शित करते हैं, हम अपने जो बढ़े हुए पेट को छिपाना चाहते हैं क्योंकि वो सेहतमंद नहीं माना जाता। हम भारी वजन को छिपाना चाहते हैं, उससे निपटारा चाहते हैं। हम चाहते हैं कि अच्छी सेहत वाले दिखें, तो सौष्ठव शरीर जो है, शरीर सुंदर दिखे, इसके लिए जो है भरत मुनि अपने 100 बच्चों के साथ जो है अभ्यास में लगे हुए थे कि लगे रहो बेटा, और जो है काम करो, और दिन भर दंड बैठक, ये वो, ये कला तो वो कला, इधर की सीख रहे हैं, उधर की सीख रहे हैं। तो उन्होंने देखा ये बड़ा कमाल है, ये लोग ठीक रहेंगे क्योंकि इनका अंग तैयार है। जिसका अंग तैयार नहीं है, लोक भी है उसकी, वो मैंने किसी काम का नहीं होता, निठल्ले होते हैं। तो अंग की तैयारी यानी शारीरिक रूप से जो हमें अंग को तैयार रखना, ये नाट्य कला का नियम भी है। सबसे पहले वो आपको शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना सिखाता है, उसके बाद जो है दूसरी चीजों पर काम करना शुरू करता है। तो उन्हें महादेव जी को मिल गया कि भाई ये जो है ना, ये ठीक है, ये गुरुकुल जो है चल रहा है, ठीक है, इनके पास जाया जा सकता है। वो पहुंचे वहां, अपना जा करके अपने गणों के साथ, तो जब नमस्कार किया भरत जी ने, बोले क्या कहिए, क्या प्रयोजन है आने का। तो उन्होंने बताया कि देखो ब्रह्मा जी ने ना ये ज्ञान की पोटली हमारे थमा दी है, हमसे जो है अब हम कितना संभालें, अकेले ये ज्ञान ज्ञान लेके कहाँ जाएंगे। ज्ञान तो बांटने की चीज है, इससे ऐसा करो कि ये ज्ञान तुम ग्रहण कर लो। तो भरत जी ने कहा आप कुछ दे रहे हैं तो मैं कैसे मना कर सकता हूँ। आप आदिदेव हैं, मैं आपका आभार मान करके इसको ग्रहण करता हूँ। ग्रहण करता हूँ, तो उन्होंने जो ही ग्रहण किया तो उन्हें लगा ये तो प्रयोग का मामला है, प्रयोग करना पड़ेगा। तो उन्हें सारे 100 शिष्यों को, 100 जो है उनके अपने बेटों को लगा दिया उसमें। अब लगा दिया तो भाई सारे दंड बैठक करके, उसको करके, प्रयोग करके करने लगे, सब चीजों को कर लिया। उसके बाद जो है इंद्र का ध्वजारोहण समारोह, एक बार उत्सव हुआ, तो उन्होंने कहा कि भाई इस नाटक दिखा दो क्या किया है। उन्होंने दिखाया तो बोले भाई इसमें ऐसा है कि ये सारे जो है ना, ये छड़े ही छड़े हैं, सारे जो हैं मर्द लोग हैं, सारे पुरुष हैं। तो इन लोगों का सौष्ठव दिखता है, ये हर बात पे जो है ना पौरुषत्व का प्रदर्शन करने लगते हैं। तो ये भी ठीक नहीं है। ऐसा है कि इसमें जो है ए, स्त्री पात्र भी लाओ, तब ये पूरा संसार होगा। आधा अधूरा लग रहा है। तो उन्होंने कहा हमारे पास तो है नहीं, हमारे तो 100 पुत्र ही दिए हैं आप लोगों ने,
आप लोगों ने यही आशीर्वाद दिया है, स्वपुत्र मिले हुए हैं, तो हम क्या करें? तो उन्होंने अप्सराओं से फिर ब्रह्मा जी से संपर्क किया। ब्रह्मा जी ने इंद्र जी को बोला, इंद्र जी जो है खोज खाज करके अप्सराओं को भेज दिया। और तब नाटक मंचित हुआ तो नाटक एक तरफा था, उसने देवताओं का पक्ष ले लिया। तो दानव उखड़ पड़े और उन्होंने देव मंडप मंडप उखाड़ दिया। तो फिर जो है फिर ब्रह्मा जी के पास गए, तो फिर उन्होंने समझाया समझाया, फिर जा करके एक हुआ कि नाटक जो है निरपेक्ष रहेगा, वो सबकी तरफ से बात कहेगा। जब देवता चरित्र आएंगे तो वो देवताओं की बात कहेगा, जब दैत्य चरित्र आएगा तो दैत्य अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसमें एक मजेदार कथा यदि लोक में देखें तो लोक में विजयदान देहा की एक मजेदार कथा है, जो हम लोग भी मानते हैं कि इस धरती पर जो भी आदमी है, जो भी मनुष्य है, जो भी जीव है, वो सब अपने आप में अपनी जगह पर बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाते हैं। इसलिए हम बायोडायवर्सिटी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हम अलग-अलग कबीलों को, अलग-अलग लोगों को, अलग-अलग जातियों को, अलग-अलग तरह के लोगों को, जीव-जंतुओं को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो भी कुछ इस प्रकृति ने पैदा किया है वो बचा रहे और उसका अपना काम होता रहे। हमें गिद्ध भी चाहिए और हमें बकरी भी चाहिए, गाय भी चाहिए, हमें जो है बैल भी चाहिए और हमें जो है सिंह भी चाहिए, हमें व्याघ्र भी चाहिए। वो सब कुछ चाहिए, हमें मछली भी चाहिए, तो छोटी मछली भी चाहिए और बड़ी मछली भी चाहिए। उन्हें कंट्रोल में करने के लिए उससे भी बड़ी मछली चाहिए। तो ये व्यवस्था ही प्रकृति की व्यवस्था ही ऐसी है, तो वो खुद एक दूसरे के साथ जो है जीव-जंतु आपस में एक दूसरे के साथ पर्यावरण को संतुलित करते हैं, इकोसिस्टम को जो है वो संतुलित करते हैं। हम सभी जो हैं अकेले नहीं, ये हमारा भ्रम है कि हम अकेले हैं, हम अकेले कहीं नहीं रहते। हम हर जगह कई सारे जीव-जंतुओं के साथ निवास करते हैं। इस पूरे पर्यावरण के साथ, अपने दोस्तों के साथ निवास करते हैं। हम लकड़ी कहते हैं, मेरे पीछे लकड़ी का है, लेकिन ये लकड़ी कभी जीवित थी और इसमें हो सकता है कि फिर से जीवन के अंश हों, हम नहीं जानते। ये कभी-कभी साइंस खोज लेगा तो हो सकता है कि इसको सुन लेगा। अकिये ने असाध्य वीणा जो है एक लिखी है, वो जापान की एक लोक कथा के आधार पर लिखी है, जिसमें कला को समझने के लिए एक कलाकार जो है जब तक उस निर्मिति के जो जिससे कला निर्मित हुई है, उस वस्तु को अपने आप को समर्पित नहीं करता, तब तक वो वीणा बजती नहीं। ऐसे ही मनुष्य होता है, मनुष्य एक दूसरे को जब तक हम दूसरे को अपना सब कुछ नहीं अर्पित करते हैं, जो नाट्य में होता है वो अर्पित किया जाता है। नाट्य में मनुष्य जो है हर दूसरा रोल करता है। तो इसीलिए जो है जब ये काम हुआ तो जब नाटक की ऐसी स्थिति बनी कि वो सबकी बात करेगा, किसी की बात को नकारेगा नहीं। ये हो सकता है कि लिखने वाला एक खास उद्देश्य के लिए उसको लिखेगा और वो उद्देश्य जो है उसमें निहित होगा। उस उद्देश्य के लिए जो है वो एक कार्य पद्धति, एक कर्म जो है, कर्म की यात्रा करवाएगा। एक कार्य योजना बनाएगा, जिस कार्य योजना पर चरित्र चलेंगे। और चरित्र तो हम सभी हैं, दुनिया में कौन नहीं चरित्र है? इस लोक में जो कुछ है, लोक का अर्थ तो बहुत ही व्यापक है। लोक कहें तो क्या नहीं है? हम लोक की बात करते हैं तो लोक जो है, आप कहें तो ये स्वर्ग, धरती, पाताल, सीधे-सीधे त्रैलोक्य को तो हम कह ही देते हैं। उसके बाद जो है कुछ लोग कहते हैं 7 आकाशी हैं और 7 पाताली हैं। उसके बाद सामान्य ये लोक व्यवहार है। भाई लोक कैसा मानेगा? लोगों को ठीक नहीं लगेगा, लोक में विवाद हो जाएगा, लोक से संवाद करना है। हमें ये सब अपने जो मुहावरे हैं दरअसल लोक के विविध आयामों को व्याख्यायित करते हैं। तो इस लोक में जो है, ये लोक जो है समस्त चीज़ों का सृजन करने के लिए कहें तो ये प्रसूति का काम करते हैं। यानी कि ये मातृ है, मातृ या पिता आप कह लें, लोक जो है लोक और प्रकृति ये मिलकर के लोक उसके जनजीवन को कहते हैं। प्रकृति से उत्पन्न जो वो कुछ है, प्रकृति के साथ जो कुछ है वो लोक है जो हमें दिखाई दे रहा है। और उस लोक के सृजन से हम सब कुछ सारी विधाएँ हमारी उसी लोक से विस्तृत हुई हैं। उसकी उसी से प्रसूत है ये सारे की सारी चीज़ें। तो इस लोक को जैसे शेक्सपियर भी कहते हैं कि हम सब जो हैं, इस लोक में जो है शेक्सपियर हम सब जो हैं अपना किरदार निभाने के लिए हम आए हैं।
हम यहाँ जो है एक किरदार निभाने के लिए हम सबके अपने चरित्र हैं। हम एक चरित्र का निर्वहन करते हैं और एक समय में पैदा होते हैं और एक समय में खत्म होते हैं। तो सबकी एंट्री और एग्जिट तो होनी है। बाकी जो जो जीवन जीता है उस जीवन के आधार पर उस चरित्र का हम विश्लेषण करते हैं। तो इस लोक में जो अलग-अलग चरित्र हैं, उसका विश्लेषण करने के लिए कुछ लोगों ने इसको व्यवसाय के रूप में अपनाया। तो ये कलाएँ जो जो मनुष्य अपने जब आप इस कला को जो है दूसरे की अभिव्यक्ति को, दूसरे के आत्मा को, दूसरे के ज्ञान को, दूसरे के चरित्र को खुद अपने देह से, अपनी जैविक संपदा से अभिव्यक्त करने का काम जिन लोगों ने किया वो अभिनेता कहलाए। और ये अभिनेता होने का काम जो है हमारे लोक में देखें तो बहुत पहले से जब से मनुष्य मनुष्य बना है, उसको हम इसके बारे में एक लोक कथा हम बता सकते हैं कि जैसे चाइनीज की एक लोक कथा है, जिसके बारे में जो है ग्रोतोवस्की लिखते हैं अपने थिएटर ऑफ द ऑपरेस्ट में, वो उसकी प्रस्तावना में ये कथा लिखते हैं कि एक पुरुष और स्त्री एक दूसरे से युवा थे, वो एक दूसरे को पसंद करते थे, एक दूसरे के साथ रहना पसंद करते थे, एक दूसरे से प्रेम करते थे। तो उन्होंने एक दूसरे के साहचर्य से जो है उन्होंने अपना समय गुजारा और उनमें आपस में प्रेम हुआ, संबंध हुए और उसका प्रतिफल भी जब स्त्री ने देखा कि उसके अंदर कुछ जीवन जो है, जो कोई मूवमेंट हो रहा है, तो उसने जो है मूवमेंट पर उसका ध्यान केंद्रित हुआ है, तो उसे अपने पुरुष साथी का साहचर्य जो है वो अच्छा नहीं लगने लगा, तो वो उसको दूर करने लगी। पुरुष साथी को ये अजीब-सा व्यवहार लगा, लेकिन वो उसके दूर हो गया तो दूसरों के पास चला गया कि जब वो बार-बार मना कर रही है, तो चला गया। अब इस स्त्री ने अपने अंदर जो है जो गति महसूस की, उस गति को महसूस करते-करते उसे लगा कि वो अंदर कुछ है जो बड़ा हो रहा है तो वो अब बहुत सारी चीज़ों से परहेज़ करने लगी, बहुत जगहों पर नहीं जाती थी। अब उसके प्रति उसके अपना दायित्व लगने लगता, वो यदि मूवमेंट नहीं करता था तो उसे समस्या होने लगती थी, वो उसके बारे में सोचती थी, उसको क्या खुराक दिया, उसकी खुराक बढ़ गई, ख़ास तरह की डिमांड पूरने लगी, शरीर में ज़्यादा खाने लगी, शरीर में परिवर्तन भी आने लगा। धीरे-धीरे करके समय हुआ और अंदर वो जो जीव था वो भी अजीब-सा महसूस पहले उसके पास छोटा-सा था तो उसके लगता था कि पूरा सागर जो है, सागर में तैर रहा है और उसमें अथाह सागर में डुबकियाँ लगाते, कभी इधर भागता, कभी उधर भागता। धीरे-धीरे वो स्पेस भी कम होने लगा। जब ज़्यादा तंग होता है तो हम क्या है कि विद्रोह करते हैं, स्पेस को तोड़ने की कोशिश करते हैं, तो हम उस स्पेस को तोड़ने की कोशिश में जो है, उसमें जो है उसने ज़्यादा बल लगाया तो वो बाहर की तरफ आ गया। बाहर आ गया तो स्त्री देखा, अरे ये मेरे अंदर से क्या बाहर आ गया? उसने फिर अपनी छाती से चिपका लिया, तो वो फिर एक दूसरे अपनी छाती से मिल गया। एक पिंड जो बाहर आया था वो आपस में दूसरे बड़े पिंड से मिल गया, तो माँ माँ हो गई वो और बच्चा दोनों मिल गया। तो अब ये दोनों एक दूसरे को पोषित करने लगे, एक दूसरे को संतुष्ट माँ समझती थी कि ये मैं ही हूँ, मेरा अंग है और इस अंग को सुरक्षित रखना, इस अंग को खिलाते-पिलाते रहना, इस अंग को दूध पिलाते रहना, जो इसका जीवन है, ये देते रहना मेरा दायित्व है, तो वो अपना धर्म निभाती रही, अपना दायित्व निभाती रही। बच्चा धीरे-धीरे बड़ा हुआ और उसका पुरुष साथी जो उसको छोड़ के गया था, दूसरे स्त्रियों के साथ रम गया था, वो फिर वापस आए तो उसने देखा, अरे! ये तो 2 लोग दिखाई दे रहे हैं। ये माँ भी है, एक छोटा-सा कौन है जो कुछ मेरे जैसा दिखाई दे रहा है, वो कौन है? तो उसको उसने फिर जो है छिप-छिप करके उसको ऑब्ज़र्व करना शुरू किया। फिर जाकर के एक दिन जब वो सोई हुई तो उसने जो है उस बच्चे के साथ इंटरैक्ट करना शुरू किया और बच्चा थोड़े दिन उससे घुला-मिला तो एक दिन सोई हुई अवस्था में वो पड़ी हुई थी, बच्चे को लेकर के ये फरार हो गया तो अब जब माँ उठी तो वो अपने पिंड को ना पा करके वो बेतहाशा पागलों की तरह इधर-उधर पूरे जंगल में खोजती रही, नहीं मिला। थक-हार करके, दुखी हो करके उसको याद करते-करते रही और उसके बाद कुछ दिन बाद वो बच्चा जो है पिता उसको नई दुनिया दिखाने ले गया, वो तैराना सिखाया उसने, पेड़ पे चढ़ना सिखाया, नए-नए फल खिलाए, भागना सिखाए, पत्थरों के ऊपर बैठना सिखाया, उधर दिखाया। तो उसे नए आनंद के से नए तरह के नए वातावरण में उसको जाने का मौका मिला और उसे अद्भुत अनुभव हुआ।
उसके लिए वो नाटकीय अनुभव था, जो उसके अपने वातावरण से निकल करके नए वातावरण में जाकर के तो उसे बड़ा अच्छा लगा, पिता के साथ बड़ा अच्छा लगा। तो कई दिनों बाद जो है वो लौट करके आया, फिर वापस जो है माँ के समीप लाया, माँ ने उसे देखा, माँ उसे दौड़ी पकड़ने के लिए कि मेरा अंश, लेकिन वो बच्चा छिटक करके दूर भाग खड़ा हुआ। तब माँ ने देखा, अरे ये तो वही नहीं है। तब यहाँ पर नाटकीय स्थिति का जन्म हुआ, जब हम दूसरे को दूसरे पिंड के रूप में देखने लगते हैं, ऑब्जर्व करने लगते हैं, महसूस करने लगते हैं कि ये कौन है, क्या कर रहा है, ये तो वो नहीं है जो मैं समझती थी। तब यहाँ नाटक का जन्म होता है। इसीलिए कहा जाए तो एक स्त्री सबसे ज्यादा नाटक को जानती, नाट्य व्यवहार को जानती है, क्योंकि वो जानती है कि उससे अलग हुआ पिंड जो है वही दूसरा हो जाता है। ये नाटक की स्थिति, नाटक की शुरुआत करने के लिए यहाँ नाटक का जन्म हुआ। गुरुत्वाकर्षण ऐसा कहते हैं। हमारा साहित्य दूसरा कहता है कि नाटक का जन्म हुआ इस लोक में, नाटक इस रूप में आया। तो नाटक को लेकर के अलग अलग तरह की चीजें हैं और सब लोग बराबर हैं। इसके बारे में एक फिर लोक से ही मैं एक हिस्सा लूंगा, जो विजय दान देथा का किस्सा है। तो उसमें एक सेठ जो है, बहुत धनी सेठ है, उसके पास अथाह संपत्ति उसने इकट्ठा की है, और उस धनी सेठ को लगता है कि उसने ढेर सारे प्याऊ बनाए हैं, ढेर सारे दान दिए हैं, ढेर सारे लोगों की जीविका बना रहा है, वो भला काम कर रहा है, मंदिर बनाए हैं, ये किए हैं, वो किए हैं। तो इससे होगा क्या कि उसे जो है स्वर्ग ही मिलेगा। स्वर्ग हमारे लोक में जो है, स्वर्ग एक ऐसी धारणा है जो सारी सभ्यताओं में है, क्योंकि हम सारी सभ्यताओं में लोग मरने के बाद भी कुछ चाहते हैं। सारी सभ्यता, क्योंकि हमारे पास आगे देखने की क्षमता है तो हम पीछे भी देखेंगे। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो पीछे की तरफ भी देखता है, इसके लिए वो इतिहास खंगाल डालता है। आज भी हमें देखें, कई सारे हैरानी होती है, कई सारे ममीज को देख करके हम स्टडी करने की कोशिश करते हैं, और कई भविष्य हम चांद पर देख रहे हैं, मंगल में हम सूत्र तलाश रहे हैं कि कैसे वहां जो है इंसान की आबादी बसेगी। वहां हम, हो सकता है कि आने वाले दिनों में वहां भी एक नाटकीय कल्पना है, उस पर कई सारे नाटक बनने लगे हैं। तो ऐसे ऐसे भी तो उस सेठ को लगता था कि उसका स्वर्ग सुनिश्चित हो गया, क्योंकि स्वर्ग को सुनिश्चित करने के लिए लोगों ने जो कर्म बताए थे, जो पंडितों ने कर्म बताए थे, जो ब्राह्मणिक जो सिस्टम में कर्म बताए गए थे, उन सब में को उसने खूब किया। और उस तभी जो है एक ज्ञानी आदमी जो है उसके बगल गुजर रहा था उसके सामने से, तो उसने कहा, सेठ, मैं तेरा अंत देख रहा हूँ। बोला, क्या क्या कह रहा है? तो अंत देख रहा है? बोला, हाँ मैं देख रहा हूँ तुम्हारा अंत। तो सेठ ने कहा, इधर है, बैठ बैठ गद्दी पे बैठ, बैठ बैठ, बस बता मुझे मेरा अंत क्या है। तो सेठ, तो ऐसा है कि तूने खूब सारे दान धर्म सब किए हैं, तेरी चर्चा तो खूब है, लेकिन सच बात यह है कि तू भी मरेगा, तू भी इसी मर्त्यलोक का प्राणी है, तेरा भी मरण होगा, और मरण का नियम ये जो है तय है इस दिन। तो उस दिन तय है। तो उसने कहा, अच्छा, ये तू बता रहा है कि मेरे मरण का दिन तू जानता है? दिन जानता हूँ, समय भी बता दूंगा, समय भी जानता हूँ। तो ये जानता है तो बता दे, मैं अगला जन्म क्या लूंगा? ये उत्सुकता थी, सहज उत्सुकता थी। हर आदमी अपना हाथ हथेली दिखाता फिरता है, हर आदमी जो है अपने कर्म पर खींची गई रेखाएं दिखाता फिरता है, अपने पैरों को दिखाता फिरता है, कि अपने भविष्य को जानना चाहता है। तो एक सहज इच्छा थी। तो सेठ ने कहा कि भाई ये क्या तू बता रहा है, तो बता मेरा अगला जन्म क्या लूंगा। तो बोला, अगला जन्म तू इसी जो सामने नाली देख रहा है ना, इसी में एक कीड़े के रूप में, चमकीले कीड़े के रूप में। सेठ के तो होश उड़ गए। अरे, मैंने इतना कुछ किया स्वर्ग पाने के लिए, इतने दान किए, इतने अच्छे पुण्य वाले काम किए, प्याऊ बनाए, धर्मशालाएं बनाई, और मैं एक कीड़े के रूप में जन्म लूंगा? ये तू क्या कह रहा है? तू मैंने नाटक तो नहीं कर रहा मेरे साथ ज्ञानी बनने का? बोला, नहीं नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। तो वो कह के तो निकल गया। अब सेठ जो है पहले उसकी बात नहीं मानना चाहता था, क्योंकि हम भविष्य को जो है, भविष्य का, मैं अपने आप को बुरी स्थिति में कभी नहीं मानते, मानना चाहते हैं हम। कल्पना हमेशा सुखद करना चाहते हैं।
कि हम अब सारे सभी लोग जो हैं स्वभावतः अपना भविष्य जो है सुरक्षित संपन्न देखना जाते हैं। तो सेठ की भी इच्छा यही थी कि अगला जन्म जो है हमारा मजेदार हो, अगला जन्म इससे भी अच्छा हो, और हम सब जो है इसी नाम पे पता नहीं क्या-क्या कर डालते हैं। तो सेठ ने भी सोचा कि भाई ये अब क्या करें, लेकिन उसे लगने लगा कि ये सही कह के गया है। उसके मन में कहीं ये बात बैठ गई कि वो आदमी सही कह रहा था। तो जब उसे मृत्यु का दिन समय निश्चित हुआ, आने लगा, तो उसने किया क्या कि सारे लोगों को, परिवार वालों को बुलाया। ऐसे संकट की घड़ी में हम बुलाते हैं। तो सब लोगों के साथ बताया कि ऐसे-ऐसे मेरे साथ है, मुझे लगता है कि ऐसा होगा तो, लेकिन मैं, ऐसा है कि मैं जो है अगले जन्म को इस रूप में नहीं पाना। मैं नहीं चाहता कि अगले जन्म में मैं एक इस नाली का कीड़ा बन जाऊँ। तो तुम लोग मेरे ऊपर एक उपकार करना, तुम तो परिजन हो, तुम भी ऐसा नहीं चाहोगे कि लोग कहें कि ये देखो, ये उसी सेठ का बेटा है जो अगले जन्म में कीड़ा बना, तो ये नाली का कीड़ा बना। तो तुम लोग भी ऐसा नहीं चाहोगे, तो एक काम करना, जो ही मैं मरूँ, तो ठीक उसी वक़्त जाकर के उसी नाली को छान लेना, और उसमें से जो कीड़ा निकलेगा, उसे पकड़ के मार देना, और मैं मुक्ति मिल जाऊँ। इस योनि से तो मुक्ति मिल जाएगी, फिर अगली योनि की सोची जाए। तो सब कुछ तय हो गया, सारे लोग फिक्स हो गए, सब पूरा जो है उस एरिया को घेर दिया गया, उस एरिया को चिह्नित कर दिया गया, और उस एरिया को चिह्नित करने के बाद जो है लोगों ने उसको जो है, जब मृत्यु हुई तो तुरंत उसको छान मारा। छान मारा तो ये सचमुच में एक कीड़ा निकला, चमकीला सा, छोटा-सा कीड़ा बिलबिला रहा था, वो छन्ने पे ऊपर बिलबिला रहा था। तो लोगों ने कहा, मारो, मारो, मारो इसको, चिल्ला पड़े सब के सब। तो उसे फिर कीड़ा जो है लगा कि जैसे कोई कह रहा है रुक जाओ, रुक जाओ। तो फिर लोगों ने कहा, अरे ये क्या कह रहा है, कुछ सुना जाए। तो लोगों ने ध्यान से सुना, सब शायद शांत कर दिया पूरा वातावरण। तो एक महीन सी आवाज, मुझे मत मारो, मैं यहाँ बड़े मजे में हूँ। तो दुनिया में हर प्राणी अपनी भूमिका में मजे में भी हो, इसलिए हमारा कोई अधिकार नहीं कि हम उसे जो है मार डालें, उसे खत्म करने की कोशिश करें, उसे उपयोगी ज़रूर बना दें, कि उसे वैसी जगह रखें जहाँ उसको उसकी खुराक मिले, ताकि वो हमारे लिए जो है साफ-सफाई का काम कर सके, हमारे लिए उन चीज़ों को नष्ट कर सके जो ज़रूरी नहीं, हमारे खेतों को अच्छा बना सके, हमारे चीज़ों को जो अनयूज़्ड चीज़ें हैं, उन सबको वो खत्म कर सके। तो इस तरह से चरित्र के बारे में भी यही धारणा बनाई गई, पूरे विश्व में ये धारणा बनाई गई कि दुनिया में कोई भी छोटा-बड़ा नहीं है। छोटा-बड़ा क्या है? हमारा अपना चरित्र छोटा-बड़ा हो सकता है। दुनिया में कोई भी पात्र छोटा-बड़ा नहीं। तो ये एक अभिनेता की धारणा, अभिनेता के मन में बिठाया गया कि भाई तुम जो भी हो, ये तुम छोटे-बड़े हो सकते हो, लेकिन कोई भी पात्र तुम्हें जो दिया गया है करने के लिए, तो वो छोटा-बड़ा नहीं आएगा। और इस धारणा को जो है लोक में भी स्थापित करना ज़रूरी था। यदि लोक में संघर्ष हो रहा है, तो हर लोग को ये आस्था, हर जीवित प्राणी को ये आस्था होनी चाहिए कि उसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका इस समाज के लिए, इस देश के लिए, इस परिवार के लिए हो सकती है। लोक में ऐसा तो सीधे-सीधे ये कहा जाए कि लोक को जो है, लोक शिक्षण का एक सर्वोत्तम माध्यम, जो ऑर्गेनिक की बात हो रही है अभी, तो एक जैविक माध्यम, एक ऑर्गेनिक माध्यम है। क्योंकि मनुष्य के अभी भी वही हाथ-पैर हैं, वही 2 कान हैं, वही 2 आँखें हैं। यदि कुछ गड़बड़ हो जाता है, कुछ अलग हो जाता है, तो हम कहते हैं लोक आस्था के अनुरूप नहीं होता, माने लोक में जो मान्यता है उसके अनुरूप नहीं होता, तो हम उसको फिर विचित्र मानते हैं। इस विचित्र चीज़ों को जो है वे अपवाद के रूप में लिया जाता है, वो नियम नहीं बनते। तो लोक का नियम है कि वो हर चीज़ों को मुहावरे में कह दे। यानी कि लोक में बहुत कुछ ऐसा है जो सब कुछ लिखा नहीं जाता। सब कुछ अभी का ज्ञान जो है वो उसको समेट नहीं पाया है। इसलिए इस लोक को बार-बार देखना, उसकी समसामयिकता को समझना, ये एक ज़रूरी काम है, और ये काम कौन करेगा?
ऐसे विश्वविद्यालय में तो उसके बाद आता है, लोक सृजन पहले करता है, फिर उसे विश्वविद्यालय जो है बाहर निकल करके उस सृजन के जो तत्व हैं उसको लेकर के फिर विश्वविद्यालय में आता है, जाँचते हैं, परखते हैं, उसे संशोधित करते हैं और उसे शास्त्रीय बना देते हैं। शास्त्रीय बना देते हैं, उसे नियमबद्ध कर देते हैं। तो लोक ही जो है वही आगे चल करके एक ज्ञान के कोश के रूप में जब तब्दील होता है, ज्ञान के सूत्र में जब तब्दील होता है, तो यही लोक जो है शास्त्रीय लोक का रूप निर्माण करते हैं। शास्त्रीय दुनिया का निर्माण करते हैं, शास्त्रीय संसार का निर्माण करते हैं, जो शास्त्र जो है अलग कोडिफिकेशंस में चलता है, अलग तरह की भाषा का उपयोग करता है, अलग तरह के संकेतों का उपयोग करता है, अलग तरह की मुद्राओं का उपयोग करता है, अलग तरह के चिन्हों का उपयोग करता है, ताकि उसे खास वर्ग जो है उसको पहचान सके और उसमें आगे निरंतर बढ़ोतरी कर सके। ये एक ज्ञान अर्जित करने वाला एक समुदाय है। हमें जो ऐसा ऐसा करते हैं और सारे यूनिवर्सिटी, सारे विद्यार्थी, सारे लोग जो हैं, इसमें भी जब झगड़ा होगा, सब होगा, लोक नष्ट होने वाला होगा, तो आपको बहुत जगह बुद्ध लोग ये कहते रहेंगे कि ज्ञान के इसको विश्वविद्यालय को बचा लो, ज्ञान की पुस्तकों को बचाओ, लाइब्रेरी को बचाओ। ये भवन चला जाएगा तो चला जाए, ये बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें चली जाए तो चली जाए, लेकिन इस लाइब्रेरी को बचाओ क्योंकि यहाँ ज्ञान कोश है, जिससे ये भवन दोबारा बन जाएँगे। बहुत सारे भवन ये लोग दोबारा सृष्टि हो जाएगा, यदि इस ज्ञान को बचा के रखा जाए तो। और हम सब यही कर रहे हैं। तो नाटक भी इस तरह का ऐसा सूत्र हुआ जो आदिम युग से ही लोगों ने पहचान लिया था कि ये जो है मनुष्य की सहज प्रवृत्ति है, नाटकीय होना। हम क्या करते हैं, नाटकीय हो करके ही अपने बच्चे को हम देखें, लोक में हम जो है नाटक कैसे होता है। हमारे घर में एक नया शिशु आता है। शिशु क्या है कि शिशु एक जीवित प्राणी है, जो हमारे जैसा अपने जैसा छोटा रूप है। अब वो क्या है कि उसके पास अभी चलने-फिरने की क्षमता नहीं है, तो उसे कल्चर्ड किया जाता है। ह्यूमन ही एक आदमी ही एक ऐसा जीव है जिसे कल्चर्ड किया जाता है। बाकी सब जो हैं अपनी प्रवृत्ति के अनुसार तुरंत जो है अपनी प्रवृत्ति के अनुसार व्यवहार करने लगते हैं। सारे प्राणियों में, अधिकतर प्राणियों में। ये नहीं अदरवाइज़ जो है हमारे मनुष्य में क्या है कि वो पड़ा-पड़ा देखता है कि मेरे पिता तो खड़े हैं, मैं पड़ा हुआ हूँ। यानी मैं हॉरिज़ॉन्टल हूँ, ये वर्टिकल है। ये वर्टिकल कैसे हुआ जाए, सबसे बड़ा स्ट्रगल उसका वही होता है। उसके लिए वो सबसे पहले हाथ उठा देता है कि मैं वर्टिकल हूँ, अपनी उसकी इच्छा को ज़ाहिर करता है। यानी वो नाटक करना शुरू करता है, अपनी इच्छा ज़ाहिर करना शुरू करता है, पैर पटकने लगता है, लौटने लगता है, पलटने लगता है कि वो रोज़ देखता है इधर-उधर, अपने लोगों को इमिटेट करता है कि वो पलट रहे हैं, तो ये भी पलट रहे हैं। हम जानते हैं कि भेड़ियों की संगत में रहने वाला मनुष्य भी जो है उसकी उँगलियों वैसी डेवलप कर गई कि उसके नाखून वैसे डेवलप कर गए, उसके दाँत वैसे डेवलप कर गए कि वो उस उनके जैसा रहने लगा। तो उनकी परवरिश में रहने वाला। तो मनुष्य मनुष्य की संगत में रहता है तो मनुष्य बना रहता है। और इसीलिए कहते हैं कि मनुष्य को अच्छी संगत देने के लिए जो है इन सब विधाओं के लोक में जो है ये संगीत के रूप में, गायन के रूप में, नाटक के रूप में, कला के रूप में, आपको लोक कथा कहने वालों के रूप में, लोक गाथा कहने वालों के रूप में, इन सब के रूप में क्योंकि वो शाश्वत ज्ञान के साथ चलते हैं। इन चीज़ों को बनाने के लिए एक शाश्वत उद्देश्य होता है जो मनुष्य को मनुष्य बनाए रखने के लिए। कहा भी गया है कि ये सारी कलाएँ जो हैं, कला विहीन मनुष्य पशु के समान होता है। और ये पशु हम जब भी इससे अलग करते हैं, कला से विहीन, आप एक दुनिया की कल्पना कीजिए और देखिए आप पूरी दुनिया में अभी भी देखिए, वो जो युद्ध कर रहे हैं, क्या आप उन्हें युद्ध को मनुष्य की श्रेणी में रखना चाहेंगे? नहीं रखना चाहेंगे। वो एक किसी बहाने ऐसी राजनीति होती है कि एक सृष्टि की जाती है, राजनीति विभेद पैदा करती है। लेकिन संस्कृति जो है वो विभेद नहीं पैदा करती, वो संवाद का काम करती है। एक-दूसरे के साथ जो है कलाकार को भेज दीजिए तो वो लड़ेगा नहीं, संवाद करना की कोशिश करेगा। यदि उसे भाषा नहीं समझ में आएगी तो वो दैहिक भाषा से संवाद करेगा। वो कुछ करके, उसके जैसा करके जो सामान्य नियम है उसको अपना करके। तो इस लोक में जो है मनुष्य ने ये इस तरह से देखा कि अनुकरण करने से जो है वो हमारे जैसा हो जाता है, हमारी तरह कल्चर्ड हो जाता है।
तो हम ये काम तो हम बचपन से ही उसे सिखाते हैं। हमें कितना अच्छा लगता है जब वो कहते हैं कि बेटा आग से कैसे दिखाओ तो कैसे हुआ था, माचिस जली, ओ बेचारा, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है कि भाई आइसक्रीम कैसा लगता है तो वो चटपट करके बताता है, मीठा कैसा लगता है, चॉकलेट कैसा लगेगा तो ये करके दिखाओ। तो उस दिन चोट लगी थी तो कैसे चला था, वो करके चलता है तो हमें बड़ा अच्छा लगता है, तो हम उसकी दाद देते हैं। तो ये दाद देने का काम जो है एक घर परिवार से लेकर के एक समाज से लेकर के, समाज भी बाहर निकलते हैं तो हम समाज में भी उसे प्रदर्शित करने की कोशिश करते हैं। कई बार हम इन मानवीय स्थितियों को भावनात्मक स्थितियों से अलग करके फिर उसके गायन यानी कला पक्ष जो है, जिसको हम कला के रूप में पहचानते हैं, कोई गाता है तो हम उसके गायन को सुनाना चाहते हैं, पूरे लोगों को जो हम सुनाना चाहते हैं, वो नाचता है तो हम सारे लोगों को नाचना उसका दिखाना चाहते हैं। कुछ लोग जो हैं इसमें, कुछ लोग अभिनय करने में उस्ताद होते हैं, तो कुछ लोग भाई रो तो कैसे रोते हैं, तो वो पहले बच्चा, छोटा बच्चा करके तो आप मान लेते हो और उसे भी मजा आता है। तो ये मजा आना जो है, ये कला का सबसे पहला नियम है। जो लोग सीखते हैं, लोग करते-करते, यानी ये हम अभिनय की जो ट्रेनिंग है, पहले ट्रेनिंग है, अभिनय करना मतलब मानवीय होना जो है, मनुष्य को अपने आप को कल्चर करना जो, ये कल्चर करने का प्रोसेस जो है अभिनय के माध्यम से, आप जानते होंगे कि कई सारे अभिनेता ये बताते हुए अपने आप को गर्व महसूस करते हैं कि जब हम पहले, इससे पहले हम गुंडई करते थे। मोहल्ले में जो है ना, किसी की दुकान से जो है लोग सामान उठा के ले लेते थे। वो कुछ कहता था तो उसको आँख दिखाते थे या बगल वाला चाकू दिखा देते थे तो वो जो है चुप हो जाता था। लेकिन उसी के साथ हम नाटक करने भी पहुँच गए। जब नाटक करने लगे तो अब नहीं होता ये सब। अब जो है हम बिना पैसा दिए या बिना, अब सुधर गए। तो ये नाटक करने वाले में हमने कई सारे लोगों को ऐसे देखा है, वो आए क्योंकि वो उन्होंने दूसरे की जगह से सोचना शुरू कर दिया। झगड़ा तो पूरे विश्व में यही है कि हम दूसरे की तरफ से नहीं हो सकते, और नाटक करने के लिए, अभिनय करने के लिए हर दूसरा कुछ ही होना पड़ता है। हमारे लिए अपना कोई रोल नहीं बना है, आपके रोल में कौन इंटरेस्टेड होगा? आप ही खुद भी नहीं इंटरेस्टेड होंगे। इसलिए आप हर दूसरे का रोल करना चाहते हैं, और जो ही आप उसकी भूमिका लेते हैं, तो आपको उसके संदर्भ से इस दुनिया को देखने लगते हैं। और उसके संदर्भ से जब इस दुनिया को देखने लगते हैं, तो आपकी समस्याओं का समाधान भी मिलने लगता है। आपको उसके तर्क भी सूझने लगते हैं। आपको वो कैरेक्टर जेन्युइन लगने लगता है, क्योंकि वो चरित्र ऐसा बनना चाहता नहीं था, उसकी स्थितियाँ, परिस्थितियाँ उसे बनाती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है हम कैसे समझेंगे? ये तो समझने करने की चीज़ है, प्रयोग करने की चीज़ है। तो ये हम मंच पे करके दिखाते हैं। धीरे, क्योंकि ये हमें परंपरा से मिला है। पहले गोल घेरे में जो है हमने एक शिकार किया, बड़ा शिकार कर लिया। तो भाई हमने अब तक ऐसा शिकार किसी ने नहीं किया, तो पूरे कबीले के लोग तो पूछेंगे कि भाई तूने कैसे किया? तूने ये अद्भुत काम कैसे कर दिया? ये बड़ा काम कैसे कर दिया? तो इन सब चीज, नाटक तो उसी पर बनेगा जो हमारे लिए अद्भुत होगा, विचित्र होगा, नया होगा, नई प्रसंग में होगा, नए अनुभव के लिए होगा। तो नए अनुभव को लिए हुए तूने ये काम कैसे कर दिया? तो वो बताता है कि एक काम करो, तुम जानवर बनो, हम तुमको मार के दिखाते हैं कि किस एंगल से मारेंगे तो तुम जो है मर जाना, इसके बाद यहाँ से आएंगे। दोनों आपस में बता देते हैं। तो ये खेल खेलने लगता है, वो सामने वाला जानवर बन जाता है और ये शिकारी बन जाता है। और वो शिकारी अपने किए हुए शिकार को, यानी अपने पास्ट को, अपने पूर्व के अनुभव को जो है फिर दोहराता है। तो क्या ये संभव है कि पूरा अनुभव यूं बहू ज्यों का त्यों दोहराया जा सके? संभव ही नहीं है। आप खुद को नहीं दोहरा सकते कि आप सुबह जिस मना स्थिति में निकले थे उसी में सुबह निकल करके दिखा दीजिए। आपको कैमरे में रिकॉर्ड करके दिखा दिया जाएगा। आपको कहा जाएगा आप उसकी नकल करेंगे, लेकिन वो वैसा का वैसा नहीं होगा। तो इस दुनिया में हूबहू कुछ भी वैसा का वैसा नहीं होना है। तो इसका मतलब है उसमें आपको अपनी रचनात्मकता का उपयोग करना पड़ेगा, ताकि वो खाली ना लगे, उसमें गैप्स ना रहे। इसलिए आपको रचनात्मक होना पड़ेगा। अपने आप को, अपने अनुभव को दोबारा दिखाने के लिए
तो आप क्या करते हैं, अपने दूसरे सारे प्रसंगों से उस अनुभव को भर लेते हैं और वो गैप भर जाता है और ऐसा लगता है जैसे आप सचमुच के शिकारी लगता है, आप होते नहीं हैं। तो लगता है आप शिकारी नहीं होते और ना वो जानवर होता है, क्योंकि नहीं आप सचमुच के होंगे तो उसे सचमुच का जानवर होना पड़ेगा और उसे आप सचमुच का मारेंगे तो उसे चोट लगेगी। तो आपका ये खेल जो है सुरक्षित खेल है, यानी विश्व के में अहिंसा का पहला पाठ जो है इस नाट्य के जरिए ही आया। इस अनुकरण के जरिए आया। महात्मा गांधी ने बाद में यूज किया, बुद्ध ने बाद में यूज किया, ईसा मसीह ने बाद में यूज किया। मनुष्य ने, इस लोक ने उसे अपने अनुभव से पहले ही खोज लिया था। और ये सारी कलाएं जो हैं हमारी अहिंसा की पाठशालाएं हैं दरअसल। हम जितनी भी कलाएं देख लें और अहिंसा की पाठशाला है और इस अहिंसक पाठशाला में सबको बराबरी का हिस्सा है। हम कहते हैं कि हम अम्बेडकर ने ये संविधान दिया है, संविधान सबको बराबरी का दर्जा देता है, लेकिन क्या ये आम जीवन में संभव है? कभी संभव नहीं है कि लोक जीवन में ऐसा हो। लेकिन ये एक आदर्श कल्पना और इस आदर्श को कलाएं रोज अपने संगत में हासिल करती हैं। आप देख लीजिए, अब ढोलक वाला, सितार वाला, सारंगी वाला, अभिनेता, ये कोई किसी से इस बात से मतलब नहीं रखता कि कौन कहाँ से है, किस जात का है, किस धर्म का है। वो सब मिल करके एक सम पे आते हैं। तो सम का जो विधान करते हैं वो संविधान के रक्षक हैं। तो हमारी सारी कलाएं दरअसल संविधान का ही के आदर्श पर चलती हैं। वो सम का विधान करती है, सबको बराबर मान देती है, क्योंकि सबकी भूमिकाएं बराबर होती हैं। लोक दरअसल यही काम तो करता है, वो सबको बराबर का मान देने के लिए जो है एक ऐसा मंच स्थापित हुआ है। तो ऐसे गोल सर्किल में जो है सबसे पहले हमारे लोक में सृजित हुआ और लोक से शास्त्रीय चीजें बनती हैं और लोक से बनती रहेंगी। तो हमारा ये जो है लोक में जो कुछ है, तो हम जब कुछ अब आते हैं समसामयिक, हम लोग चूंकि नागरिक सभ्यताएं बढ़ते बढ़ते जो है हम एक यूनिट से बहु यूनिट में बहुआयामी, बहुत बहुधर्मी, बहुत समाजी हो गए हैं और बहुत सारे देश हमने विकसित कर लिए हैं, बहुत सारी सभ्यताएं विकसित कर ली हैं। उतने साथ ही जो है हम सब जो है बहुत जटिल भी हो गए। इस जटिलता को समाधान करने के लिए नगर वाले सोचते हैं कि हम ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, गांव वाले सोचते हैं कि हम ज्यादा हैं। नगर वाले जिस चीज के लिए स्ट्रगल करते हैं उनकी समस्या क्या है? साफ आबो हवा, साफ अन्न पानी, वो यहाँ नहीं मिलता। और गांव वाले सोचते हैं कि भाई हमें जो है उसका ऐशो आराम नहीं मिलता, वो सड़कें नहीं मिलती, वो हॉस्पिटल की फैसिलिटी नहीं मिलती, वो दारोगा नहीं मिलता, वो पुलिस नहीं मिलता, तो वो वकील नहीं मिलता। तो वहां अलग है, यहाँ अलग है, उनकी समस्या अलग है, इधर अलग है। तो इधर लोग तो वैसे तो लोग कहें तो लोग कहाँ नहीं, शहर में लोक बसता है, लोक में शहर बसता है। ये दोनों ही ऐसे ही हैं कि लोक में नागरिक बसते हैं, नागरिक सभ्यताएं बसती हैं, लोक में जो है उसी नागरिक सभ्यता में लोक बसता है, क्योंकि ये सहज है कि हम कहीं ना कहीं अपनी जड़ों से आते हैं और हमारी जड़ें दरअसल धरती से जुड़ी, इस प्रकृति से जुड़ी हुई, इस ब्रह्मांड के नियमों से जुड़ी हुई। उस नियमों के तहत जो है हमारे हृदय धड़कते हैं, हमारे शरीर का में रक्त संचालित होता है। उस चुंबकीय इसको तो हम जानते नहीं हैं, लेकिन हमारे फिजिकल सच यही नहीं है जो दिखता है। और इसीलिए नाट्य का विधान भी किया गया है कि नाट्य के विधान में देखिए क्या हमें नाट्य करना है। तो इस पंचम वेद में हमें क्या करना था? इसमें सबसे तो ऋग्वेद से ऋचाओं को ले लिया गया, पाठ को ले लिया गया इसमें। इसके बाद जो है यजुर्वेद से अभिनय, सामवेद से गीत संगीत को ले लिया गया, अभिनय ले लिया गया। और इन सब का निचोड़ क्या है? धरती पर जो है प्रकृति में सब जैविक चीजों को जब भी हम निचोड़ेंगे तो उससे रस की उत्पत्ति होती है। और रस क्या है कि वो आइदर कान के जरिए या आपकी इंद्रियों के जरिए जो कुछ जाता है, उसकी अंततः जो बूंद हम कहें
या जो निचोड़ निकलता है वही रस की उत्पत्ति होती है, जो हमारे अपने को महसूस होता है। तो जैसा हम इधर महसूस करेंगे वैसा उधर महसूस करेंगे। तो इस अहिंसक माध्यम में, इस अहिंसा की पहली जो पाठशाला बनी होगी, उस पाठशाला के निरंतर विकास करते-करते जब नागरिक सभ्यताएँ आई, तो 2 तरह के जो है रंगमंच जो है उसमें धीरे-धीरे विकसित रंगमंच सहज रूप से विकसित हुआ, क्योंकि हमारा संप्रेषण जो है एक मनुष्य की ज़रूरत है। एक संप्रेषण नहीं होगा तो मनुष्य मर जाएगा। किसी आदमी को आप अकेला बंद कर दें तो संप्रेषण नहीं होने के कारण जो है उससे बात करते रहें तो वो जीवित रहेगा। हमने कोरोना काल में देखा है कि आदमी इस संप्रेषण के लिए कितना छटपटा रहा था कि जब उसे लॉकडाउन कर दिया गया, उसे बंद कर दिया गया, तो उसकी छटपटाहट इतनी थी कि वो सारे यूट्यूब चैनल देख रहा था, सारे मोबाइल देख रहा था, इन सब में जूझ रहा था। उसके ज़रिए भी अभिव्यक्ति के तरीके, और हमने ये ज़ूम मीटिंग का तरीका भी उसी के कारण खोजा कि ये संप्रेषण का नया तरीका ढूँढा। तो मनुष्य जो है संप्रेषण के लिए जो है मारा-मारा फिरता है, और संप्रेषण भी क्या, भावनात्मक संप्रेषण। क्योंकि वो पढ़ा-लिखा संप्रेषण तो ठीक है, वो लिख करके कहीं छोड़ जाएगा, लेकिन भावनात्मक रूप से जब उसे करता है, क्योंकि जीवित प्राणी, जीवित होने का लक्षण है कि आप पर कुछ असर पड़े। यदि हवा में गैस है तो आप उसके असर में आएँ। यदि आपको वातावरण में यदि सुनने में कुछ दोष है, सुनने में कुछ ऐसा कहा जा रहा है कि जिससे कि चीज़ें बिगड़ सकती हैं, आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, आपका मन बिगड़ सकता है, तो आप उस वातावरण से दूर चले जाना चाहेंगे, ना कि उसको अनपेक्षित ध्वनियों को आप सुनना चाहेंगे। शोर से हम बचना चाहते हैं, पॉल्यूशन से हम बचना चाहते हैं, एयर पॉल्यूशन से हम बचना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें तो यही हैं। संस्कृति में भी प्रदूषण का खतरा होता है। और ये संस्कृति जो है, मनुष्य है तो संस्कृति रहेगी, जीने के तरीके रहेंगे। मनुष्य ने जो है हर वक़्त अपने आप को व्यक्ति के एक उपकरण के रूप में अपने आप को जो है बना करके रखा है। उस उपकरण को वो सहज ही जो है हर वक़्त जो है सहेजते रहते हैं। उस उपकरण का जो है उसको मांझते रहते हैं, और इस उपकरण को करने के लिए इतनी सारी विधाओं की उपज हो गई है। और लेकिन ये अभी भी कम लगती हैं, अभी भी पता नहीं कितना कुछ जानना है, कितना कुछ हमें आगे जानते रहना है, इसकी खोज करती रहनी है। तो शायद विज्ञान अपना काम करेगा, सब अपना काम करेगा, डॉक्टरी अपना काम करेगी, लेकिन इस मन का क्या करें? ये मन, इसकी भटकन कहीं नहीं जाती। ये मन जो है हर वक़्त दौड़ता रहता है। इस मन को कहाँ टिकाएँ? इस मन को सामान्य जन कहाँ टिकाए? इस मन को कौन देखे? तो अब इसमें क्या है कि दुनिया में इस तरह के जब डेवलप होने लगे, तो दरबार भी डेवलप हुए। तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि भाई हम आम जनता के बीच में नहीं रहे चीज़ों को। तो ये जो नाटक करते हो, ये जो गाते हो, ये जो बजाते हो, ये जो नाचते हो, ये चित्रकला करते हो, तो ये तुम हमारे लिए करो ना, हमारे महल में बैठ के करो, अच्छे से करो, और इसको थोड़ा-सा हमारे बच्चों को भी सिखाओ। अब बच्चों को वो मत सिखाओ, वो वाला बोली जो बोलते हैं वो मत सिखाओ। अरे उस तरह से डांस करना ना सिखाओ। इस बच्चे को चिथड़े में मत रखो, ये राजकुमार है, इसे थोड़ा संस्कारित करो। तो उसके लिए जो है पंचतंत्र जैसी कथाएँ बनाएँगी, हो सकता है पंचतंत्र नाटक का एक आलेख हो। जैसे आजकल टीवी सीरियल बनते हैं, तो हो सकता है कि को महासीरियल हो वो। पंचतंत्र, हितोपदेश, ये सारी महाभारत, रामायण, ये सारी चीज़ें बनी, तो अब इसको आदमी सीखने के लिए, क्योंकि संप्रेषण करना है, सीखना है, तो इस शिक्षण के लिए वो चीज़ें जो बंद कमरों में चली आई, जो नागरिक सभ्यता में चली आई, तो वो वहाँ वैसा का वैसा नहीं ले सकती थी जहाँ जन्म ली। हम खेत का गेहूँ नहीं खाते, हम उसको संस्कारित करते। हम उस गेहूँ को जो है संस्कारित करके उसे इस उपयोग के लायक बनाते हैं कि हम मनुष्य के देह उसको ठीक से पचा सकें। हम जानवरों की तरह चारा नहीं खा सकते। हम जानते हैं कि वो हमारे लिए उपयोगी है। हम हर चीज़ को नहीं खा सकते। हम मांस को भी यूँ ही नहीं खा सकते, पशुओं की तरह नहीं खा सकते। हम जो है किसी पत्ते को पशुओं की तरह नहीं खा सकते। तो हम उसका संस्कार करते हैं। संस्कार करना क्या है? उसे उपयोगी बनाना। ये संस्कार हम जो ही कहते हैं, तो हम वॉइस कल्चर की बात करते हैं
यानी ये माना गया कि इसके मनुष्य बना है, तो इसे मनुष्य के समाज के लिए, सभ्यता के लिए, इसे जो है भविष्य के लिए जो है, इसे संस्कारित करना चाहिए। तो हम क्या करेंगे संस्कार करने के लिए? मनुष्य के पास अवयव क्या है? मनुष्य के पास अवयव है उसका शरीर, उसका मन और बाकी दुनिया भर के मिला हुआ ज्ञान, जो कुछ भी वो महसूस करता है, जो कुछ भी है, तीसरी चीज। तो इसका इसका काम करना है। और संपत्ति कुछ लोग जो है ये देखते हैं और ऑब्जर्वर का काम करते हैं। ऑब्जर्वर का काम करते हैं और उसको लिखते रहते हैं और उसे अपने अनुभव के आधार पर उसकी व्याख्या आलोचना करके उसको संग्रहित करते हैं। तो वो एक तरह से जो है ऑब्जर्वेशन जो है उसके साहित्य बहुत ज्यादा है। तो लोगों ने एक दूसरे को ऑब्जर्व किया है। लेकिन कुछ लोग जो हैं ऑब्जर्व करके उसको लिखते नहीं। वो कहते हैं मैं लिखूंगा नहीं, बल्कि मैं इसे जीऊंगा। तो ये जब जीने का मामला आता है तो ऐसे लोग सब लोगों के लिए हो जाते हैं। यानी ऐसे लोग अपने जिंदगी को कहें तो ये आपकी संपत्ति है, आपकी दैहिक संपत्ति, आपकी ज्ञान संपदा है। इन सबको जब आप सबके लिए समर्पित करते हैं, तो ये एक पवित्र काम हो जाता है। दुनिया का बहुत सबसे बड़ा पवित्र काम हो जाता है कि जिसमें जिसमें कहावतें चलती है कि हम सुई की नोक बराबर ज़मीन भी नहीं देंगे। वहाँ आप अपनी पूरी देह, पूरी इस ऑर्गेनिक बॉडी को इस ऑर्गेनिक बॉडी द्वारा रिसीव, क्योंकि हर आदमी जो है एक बहुत बड़ा क्या डीप होल जो है वैसा ज्ञान का ऐसा है कि सागर है अपने अंदर, इन सब चीजों से समेटता है और वो बचा करके रखता है, वो कहीं छिपा करके रखता है। क्योंकि आप सब जानिए कि आपने जितना अपने आप को आकलन करना सीखा, जितना आपने आलोचना करनी सीखी, जितना आपको समझना सीखा, उतने बड़े ज्ञानी आप कहलाए। और यही कबीर का भी दर्शन था। उसमें 2 तरह से कहते हैं कि भाई मैं कहता आँखन देखी, तू कहता कागज की लेखी, तेरा मेरा मनवा कैसे एक होंगे। तो ये झगड़ा अभी भी है कि कुछ लोग जो हैं जगत को देखते हैं और उसकी अभिव्यक्ति करते हैं। कुछ लोग जो हैं जगत के देखे हुओं को देखते हैं और उससे अपनी अभिव्यक्ति बनाते हैं। तो इसमें दोनों में अंतर होता है। तो ना ये एक प्रयोग का विषय है। प्रयोग के लिए जो है ये कलाएं हमेशा प्रयोग के कारण, क्योंकि समसामयिक होते हैं। कलाओं से कलाएं क्या, हम सब समसामयिक जीवन जी रहे हैं और कलाएं भी जो हैं वो इसीलिए हम अभी करेंगे तो राम राम नहीं रहेगा, वो राम की समसामयिक अभिव्यक्ति होगी। अर्जुन अर्जुन रहेगा, अश्वत्थामा अश्वत्थामा नहीं रहेगा। अंधा युग का अश्वत्थामा जो है अभी का एक अश्वत्थामा एक युवक होगा जो अर्ध सत्य का मारा इस घने जंगल में, इस सांसारिक जंगल में अभी भी भटक रहा है। और इस बात के लिए वो अपने आप को पीड़ित महसूस करता है। अपने जो अस्त्र हैं उसको उसने तोड़ दिया है कि ये बेकार हो गया है। हताश निराश युवकों का वो प्रतिनिधित्व करता हुआ अश्वत्थामा जो है आज भी घूम रहा है। हम मानते हैं तो वो सारी चीजें, क्योंकि प्रवृत्तियां कभी खत्म नहीं होती। प्रवृत्तियां हमारे आसपास इर्द गिर्द हमें हमारे हमेशा घूमती रहती हैं। ये कल्चर है, हमारा कल्चर है। हम जैसा संस्कारित करते हैं अपने आप को, अपने मन बुद्धि कर्म को, उसके अनुसार जो है हम उन प्रवृत्तियों को अपने में जगह देते हैं। तो मनुष्य की पूंछ को जो है, पशु की पूंछ को आप कहते हैं ना कि देखो कैसा दुम हिलाता चल रहा है उसकी पूंछ। ये क्या कहते हैं? आप क्या कहते हैं कि वो पशु प्रवृत्ति में हो गया कि उसे दूध चाहिए तो कुत्ते को क्या है कि खाना चाहिए तो वो उसके आगे हिलने लगता है। तो उसे जो है वो उसकी आंखों में वो चमक आ जाती है, वो दिखाने लगता है। तो वैसा नहीं, तो मनुष्य ऐसा नहीं करता है। वो उस बात के लिए कई बार संप्रेषित कर देता है, या कई बार हम उससे कुछ पूछते नहीं, बल्कि हम उसको खाना खिला देते हैं। जैसे माँ अपने बच्चे से कभी नहीं पूछती, उसे पता रहता है कि ये अभी भूखा है। इसने बाहर कह रहा है कि मैंने खा लिया है, लेकिन नहीं खाया है। पिता को पता होता है क्योंकि हम उसे ऑब्जर्व करते हैं, हम उसे देखते हैं, गौर से देखते हैं, उससे मतलब रखते हैं, उसके साथ जुड़ना चाहते हैं।
तो ये नाटक का या कलाओं का ये धर्म होता है कि वो लोक को इस दृष्टि से देखे। और लोक करता क्या है कि जब आप शास्त्रीय चीजों की तरफ बढ़ने लगते हैं, तो शास्त्र क्या है कि एक सीमाबद्ध तरीके में, शास्त्र के अपने भौगोलिक नियम, कि वो अपने भौगोलिकता में, अपने रसिकों की परिधि में, अपने लोगों के बीच में घूमता रहता है। उसे मजा कब आता है? जब वो लोक होता है, लोकाश्रित होता है, लोक में जाता है और लोक उसे स्वीकारता है। आप कमल हासन भरतनाट्यम जानते हैं, लेकिन कमल हासन भरतनाट्यम करते नहीं है। भरतनाट्यम में सीखी गई चीजों को अपने अभिनय में उपयोग में लाते हैं और इसलिए बेहद उम्दा एक्टर के रूप में जो है जाने जाते हैं। ये शास्त्रीय है, लेकिन वो वहां जो नहीं जानता इस बात को, उसे कमल हासन का वो शास्त्रीय अंदर जो शास्त्रीय संगठन चल रहा था उसे नहीं पता कि कमल हसन ने उसको कैसे सामान्यकृत कर दिया है। तो शास्त्रीय जो है विशिष्टता है, एक विशिष्टता है, लेकिन वो सामान्य लोक में जो है समझा जाने लगता है। तो हमें मीरा का भजन भी जो अच्छा लगने लगता है, मीरा के भजन पर आधारित नृत्य की जो है व्याख्या एक नर्तक द्वारा जो की जाती है, ये वो अच्छा लगने लगता है। शास्त्र में बुलाना अलग तरह एक कोडिफाइड ढंग से होगा, लेकिन आम लाइफ में तो हम बोला इधर आ जाओ, लेकिन शास्त्र उसको ऐसे नहीं बुलाएगा। वो बोलेगा ऐसे नहीं, ये मुद्रा लो, ऐसे लो, तब जा करके बुलाओ। तो अब वो क्या है कि उस मुद्रा में, यानी कि वो अपने आप को एक खाके में मानता है, एक शास्त्र में मानता है, लेकिन उसे लोक की तरफ भागना पड़ता है। जब शास्त्र लोक की तरफ जाता है तो उसमें मनोरंजक तत्व पैदा होते हैं, लोक रंजकता पैदा होती है, उसकी स्वीकृति व्यापक होती है। और हर लोक क्या चाहता है? वो शास्त्र होना चाहता है, क्योंकि वो चाहता है कि उसे जो है वैसे लोग समझें जो उससे दूर हैं, जो उस पर आधारित ज्ञान को, इसमें से ज्ञान को समझें, इस ज्ञान को कोडिफाइड करें, उसे अच्छा लगता है। आज आप जानते हैं कि बहुत सारी कलाएं जो मंदिरों में थी, जो लोक रंजन का काम करती थी, आज धीरे धीरे करके वो शास्त्रीय कलाओं में कन्वर्ट हो गई। कथक मंदिरों से निकल करके आया, भरतनाट्यम या कुडियट्टम जैसी चीजें जो हैं मंदिरों से निकल के आया। यक्षगान एक लोक नाट्य है जो नुक्कड़ों पर खेला जाता था। पहले कहें तो नुक्कड़ नाटक वहाँ वो होता था कि हर गांव में वो घूमते थे टोली, और जो चौराहा मिला, वहां जो चीज मिला वहां पर जो है तैयार होकर के ये आए हैं और अपना वहां जो प्रचलित चीजों को, तो लोक जो है प्रचलित मान्यताओं, आस्थाओं, इन सब पर आधारित लोक प्रथा विचित्र है। लोक में क्योंकि बहुत सारी चीजों की कमी रहती है, तो लोग उसे पूरा करने के लिए क्या करता है कि उसने अपना जीवन जो है, पूरा जीवन चक्र जो है उसमें ढाल रखा है, जहाँ आस्थाएं बहुत महत्वपूर्ण होती है, जहाँ कल्पनाएं बहुत महत्वपूर्ण होती है, जहाँ संवेदनाएं बहुत महत्वपूर्ण होती है, जहाँ संबंध बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जहाँ कहावत बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जहाँ लोकोक्ति बहुत महत्वपूर्ण होती है, जहाँ लोक नृत्य बहुत महत्वपूर्ण होती है, जहाँ लोगों का इकट्ठा होना जो है, मुखिया का पंचायत बैठाना जो है, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, जहाँ लोक देवता का होना बहुत महत्वपूर्ण होता है, जहाँ गृह देवता का होना महत्वपूर्ण होता है, जहाँ चींटियों को दाना पानी देना बहुत महत्वपूर्ण होता है, जहाँ पेड़ लगाना बहुत महत्वपूर्ण होता है, जहाँ जो है 16 संस्कार करना बहुत महत्वपूर्ण होता है, जहाँ किसी पर्व को खास तरह से मनाना बहुत महत्वपूर्ण होता है, किसी चीज को वो निषेध करते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, किसी चीज के लिए जादूगर के पास जाते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, कई चीजों के लिए यज्ञ हवन कर लेते हैं, कई तप त्याग तपस्या में लग जाते हैं कि ये चीज छोड़ देंगे, आज खाना नहीं खाएंगे, तो ये नहीं करेंगे। प्रचलित प्रथाओं के आप होने हैं, देवी देवताओं का होना उनके लिए महत्वपूर्ण होता है, भूत पिशाचों चुड़ैलों का होना उनके लिए महत्वपूर्ण होता है। ये सारी चीजें जो हैं धर्म का होना उनके लिए महत्वपूर्ण होता है। तो अब लोग भी ये चीजें चाहते हैं। नागरिक सभ्यताएं क्या करती हैं? उन सब के होने का कारण ढूंढ, उन सब के होने का जो है उसको वो एक कोडिफाइड ढंग से, जबकि वहां लोक में जो है इसको मानते हैं कि ये हमारे जीवन का हिस्सा है। और ये शास्त्रीय चीजों में क्या होता है कि ये मानते हैं कि ये इसको जो है इस तरह से दिखाया जा सकता है। वो जानते हैं कि ये जीवन का हिस्सा नहीं है, लेकिन उनके क्योंकि नागर नगर में रहने वाले लोग जो हैं
उन चीजों को नहीं मानते, भूत प्रेत को नहीं मानते, वो कई सारे विधि विधान को नहीं मानते, वो शादी की प्रथाओं को नहीं मानते। वो कहते हैं कि भाई हम दोनों साथ हैं, शादी का मतलब क्या है? एक साथ रहना, एक साथ एक दूसरे को स्वीकार करना, एक दूसरे के साथ संतति को आगे बढ़ाना, एक जनरेशन को आगे बढ़ाना। तो यही है, सत्य भी यही है। तो मानव जीवन का जो स्थूल सत्य है, वो उसको व्याख्यायित करते हैं। और आधुनिक जो सुविधाएं हैं, जैसे वो किसी जादू टोने के लिए पास किसी किसी के झाड़वाने नहीं जाएंगे। वहां गांव में कुछ होगा तो पहले उसको झाड़ेंगे कि कोई बुरी नजर लगी है, किसी ने इस पे कुछ कर दिया है, तो वो सबसे पहले जो है उसको झाड़वाएंगे। उसके बाद से, लेकिन यहाँ शहर में क्या करेंगे, तुरंत डॉक्टर की तरफ भागेंगे, तुरंत जो है उसका इलाज करवाने लगेंगे। तो यहाँ शहर में, क्योंकि उसके कारण और निदान को खोजने की कोशिश करती हुई नगर की सारी सभ्यताएं, सारे ज्ञान को, सबको जो है, सब सारी सुविधाओं को नगर ने अपने पास समेट करके रखा है। और इसलिए ये जो है, इसके तरीके अलग होते हैं, इसके विश्वास करने के तरीके अलग होते हैं। नाटक में भी ये आपको दिखता है, ये कलाओं में भी दिखता है। ये आपको, जैसे मॉडर्न मूवमेंट की जो चीजें होती, वो गांव में आप ले जाएंगे, बोलेंगे कर क्या रहा है, उछल कूद मचाया हुआ है, इधर जाता है, कभी उधर जाता है, कभी गिर जाता है, पड़ जाता है, कभी हाई करता है, कुछ न नाच रहा है, ना कमर मटक रहा है, ना देह थिरक रहा है, ये कर क्या रहा है? ये तो गड़बड़ है, ये नहीं चलेगा, ये हमको समझ में नहीं आ रहा। तो शहर वाले दूसरी चीजों को समझना चाहते हैं, क्योंकि अपनी जटिलताओं में उन चीजों को समझना चाहते हैं जिसे मार्केट समझाना। मार्केट कहता है कि ये बड़ी सी चीज है, बड़ी अच्छी चीज है, तो उसे खा लेता है। मार्केट कहता है कि ये आपकी सेहत के लिए जरूरी है, तो वो उस चीजों को तब्दील कर देता है। गांव में, गांव में या दूसरे शहर से नागरिक सभ्यता, नगर नागरिक सभ्यता और दूसरी सभ्यता, दूसरे जो लोग बसते हैं, पूरा बसते हैं, वही लोग शहर आकर के फिर बदल जाते हैं। कहते हैं कि जो नगर गया वो बदल गया, अब गांव की तरफ जाएंगे तो गांव में बदल देगा, क्योंकि वो यहाँ की स्थितियां, परिस्थितियां, उसके अनुसार हमें अपना जीवन चलना पड़ेगा। आप चले ना चले, आपको चला देगा। आपको पहाड़ी तो चढ़नी है, आपको ढलान तो उतरना है, आपको उस नदी में नहाने तो जाना है, आपको कुएं का पानी तो पीना है, आपको जो है झरने के पास नहाने जाना है, आपको उस हरियाली में जो आबो हवा है वैसा ही सांस लेना है। आपको यदि शराब की फैक्ट्री बगल के गांव में लग गई है, तो उसकी दुर्गंध आपको झेलनी ही झेलनी, आपको उसके केमिकल से आपके खेतों को जलना ही जलना है। आपको उस सड़क से जो है आती हुई हवा को आपको महसूस करना ही करना है। तो हम दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। एक यही है कि वो अपने आप को शास्त्रीय कह के रसिक वर्ग के लिए जो है अपने आप को सीमित करने की कोशिश करता है, लेकिन उसको मुक्ति तब मिलती है जब वो लोक के पास आता है, वो लोक को जाता है तब। तो इस तरह से नाटक, जब हम नाटक की एक विधा विकसित हुई, भरत मुनि जैसे लोगों ने इसे कहा, तो उसमें दो तरह की चीजों को रखा गया कि भाई एक लोक धर्मी है और दूसरा नाट्य धर्मी है। नाट्य धर्मिता और लोक धर्मिता के बिना दुनिया में कुछ भी रचा नहीं जा। लोक की चेतना जो है, यानी इस संसार की उपस्थिति से परे कुछ करना, ये नहीं है। हम जो कुछ करते हैं सब मनुष्य के लिए मनुष्य करता है। हम किसी मंगल ग्रह के प्राणी के लिए हम नहीं कर रहे। हम मंगल ग्रह की तलाश इसलिए कर रहे हैं कि इस ग्रह को, इस मनुष्य को नई जगह मिले, नई जगह, नई आबादी बसाने के लिए नई जगह मिलेगी। इस मनुष्य के लिए हो सकता है कि हम वहां से कुछ खनिज ला पाए, ऐसे खनिज ला पाए जो हमारे जीवन को बेहतर बनाए। हम पाताल तक अंदर अंदर इसलिए जाते हैं कि हम उस पाताल लोक से वैसी चीजें खोज करके लाएं जो इस सतह पर रहने वाले प्राणियों को, इस मनुष्य की आबादी को जो है सुखी और संपन्न करे। नाट्य का काम भी यही है। नाट्य का काम लेकिन थोड़ा सतह से उठ करके है, जब क्योंकि उसके आपके फोकस्ड दायरे में, कि जहां आप चीजों को, किसी विषय पर बहस करना चाहते हैं, किसी विषय पर आप बात करना चाहते हैं, तो लोक में जो है विवाद को संवाद बनाने का काम जो है, ये लोक नाट्य की जितनी चीजें हैं वो सारी करते हैं। अब शहर के नाट्य शहर की चीजों को लेते हैं, नागरी नाट्य जो है वो नगर की चीजों को लेते हैं। आधे अधूरे क्या है कि नगर में बसे हुए ऐसे परिवार की कहानी है जिसमें
अंतर संघर्ष, अंतर कलह, अंतर व्याख्या के सत्र पर सत्र चलते रहते, एक दूसरे से चिड़े हुए सब अपने आप को आधे अधूरे महसूस करते हैं और इस आधे अधूरेपन के लिए एक दूसरे को दोषी, उस संसार में, छोटे से संसार में, और इसी दोषी मानने के लिए सब एक दूसरे के साथ कलह कर, सब लगता है कि घर एक यूनिट होता है जिसमें सबको सबके बारे में जानना चाहिए, लेकिन एक घर, हमारा घर ही एक ऐसा जगह बन जाती है जहां एक कमरे की बात दूसरे कमरे, एक कमरे का परिचय दूसरे कमरे को, एक बॉडी का को दूसरे शरीर का पता नहीं होता, वो कब आता है, कब जाता है, क्या करता है, किससे मिलता है, किसके साथ बैठता है, क्या बातचीत करता है। हम आज के लिए भाई शहर में ये सेपरेशन है, लेकिन लोक में सब सब पर नजर रखते हैं, क्योंकि सब कुछ जो है एक सतह ही है, एक सतह पर सब चलते हैं, एक जैसी परिस्थितियों का सामना करते हैं। तो आधे अधूरे जैसा नाटक जो है, जो नागरी नाट्य है, लेकिन क्या नगर अपने इन सारे उपलब्धियों से, इन सारे नाटकों से, इन सारी रचना कर्मों से, जो उसे फिल्में परोसती हैं, जो बाजार परोसता है, और बाजार की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए हमारे रचनाकर्मी परोसते हैं, उनकी तरह से वो भी अपने नाटक को सजाना चाहते हैं, उनको लुभावन बनाना चाहते हैं, वो अपने आप को उद्देश्यपरक बनाना चाहते हैं। तो वो क्या करते हैं कि या तो वो साइकोलॉजिकल स्टेटस बाहर छात्र को ले आएंगे, या कुछ ऐसी विदेशी चीजें ले आएंगे जो वहां पॉपुलर हुई तो यहाँ ले आएंगे। तो विदेशी हमारी मानसिकता है कि हम बाहर की चीजों को जो है देखते हैं तो हैरानी से देखना चाहते हैं, बड़े गौर से देखना चाहते हैं, और हम जिन चीजों को गौर से देखते हैं वहां नाटक की उपस्थिति हो जाती है। ठीक उस चाइनीज कथा की तरह, या अगस्टो बॉल की जो थ्योरी है, जो उसमें कहा गया है थिएटर ऑफ द ऑप्रेस्ड में, जो पहली कथा है उसमें जो कहा है श्वासवा की कहानी, कि हम, माता ने जब पहली बार गौर से अपने बच्चे को देखा कि वो मेरा यूनिट रहा नहीं, ये तो कोई दूसरा है, तब उसे उस नाटक की उपस्थिति का आभास हुआ। तो फिर ऐसी ही स्थिति जो है, हम दूसरे को ला करके नाट्य की उपस्थिति करते हैं, एक अद्भुत रस का संचार करते हैं। वैचित्र जो है, अद्भुत होना है, हम सब जो हैं अपने आप को भी अद्भुत रूप में देखना चाहते हैं। दरअसल हम रोज आईने में देख करके कोशिश करते हैं कि आज समझने की, मन ही मन उस रूप की कल्पना करते हैं जो दूसरों के लिए अद्भुत हो, दूसरों के लिए सफल जो है, कल को हम अपने अपनी कल्पना करते हैं। तो ये काम जो है, दरअसल अद्भुत रस में जीने वाले प्राणी, मनुष्य क्या है कि एक भविष्य की एक सुखद कल्पना को लेकर के जीने वाला अद्भुत प्राणी है, जिसके जिसके पॉकेट में पैसा नहीं होगा, लेकिन वो अमिताभ बच्चन की तरह सपने देखेगा। तो उसे अब खुद नहीं सपने देखता तो दूसरा देखता है, तो उसमें मजा आता है कि भाई कम से कम चलो वो देख रहा है, मैं भी तो वैसा ही बनना चाहता था। तो उसके लिए पैसे दे के भी वो सपने देखना चाहता है, उसकी तरह सपने देखना चाहता है। तो मनुष्य के सपने मार दीजिए तो मर गया। तो वैसे ही जो है, लोक को आप, जैसे लोक जो है इस सपनों को पाल करके रखता है। लोक दरअसल कहें तो मनुष्य की पशुवत पूंछ जो है उसको मरोड़ करके उसके अंदर धकेल देता है, जब भी वो निकलने की कोशिश करता है। आप जानते हैं, आप समसामयिक वक्त में जी रहे होंगे तो बहुत लोगों के आपको दुम हिलती भी दिख रही होगी, एक खास तरह की रंगों की दुम दिख रही होगी, इसकी खास रंग की दुम है, इस रंग की जमात हो गई है। तो रंग बिरंगे दुम जो है आपको दिख रहे होंगे, वही ये अपने लीडर के आसपास हिल रही है। तो ऐसा ऐसा है कि ये, तो मनुष्य दरअसल नाटकीय जीव है। वो हर वक्त कुछ ना कुछ छिपाता रहता है, जो ही अपने से बाहर निकलता है, आईने से बाहर आता है, उसके बाद जो है वो अब नाटक करने लगता है। दरअसल हम सब नाटक कर रहे होते हैं, हम सब मेंटेन कर रहे होते हैं अपने स्टेटस को, अपनी अवधारणा को, और सामने वाले को महान बताने की कोशिश में जो है हम बहुत सारे नाटकीय प्रपंच रच रहे होते हैं। और इसमें जो बहुत सारे, कई प्रपंच जो है दूसरों को हानि नहीं पहुंचाते, लेकिन कई प्रपंच जो हैं आपको तो हानि नहीं पहुंचाते, लेकिन दूसरों के बुद्धि पर, दूसरों के मन पर, दूसरों के हृदय पर जो है एक नेगेटिव बातें जो है वो अंकित करते रहते हैं। इससे उनके मन में नकारात्मक भाव आता है।
तो इन सब से निजात पाने के लिए नागरिक सभ्यताएं और नागरिक में नगर में रहने वाले लोग और ग्रामीण प्रदेशों में नगर से इतर जो रहते हैं, अब जी सर। दूसरा लेयर, जी तीन सर। लेयर है। क्या क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ नहीं, बस 5 मिनट और हमारे पास है। अच्छा, 5 मिनट है। जी जी। तो खैर ये बात तो बहुत ज्यादा, लोक का वितान ही ऐसा है कि वो बहुत फैला हुआ है। और नहीं हमारे नहीं, नाट्य आपने में देखिए, बिल्कुल बिल्कुल। ये जो सारी बातें हम कह रहे हैं, हमारे नाट्य को दरअसल जब भी नागरी रंगमंच सूखने लगता है तो उसे लोक याद आता है। वो लोक की तरफ भागता है कि वहां क्या चल रहा है, कि लोग इतने खुश क्यों, लोग इतना आनंद क्यों पा रहे हैं, इस लौंडे के नाच पर लोग जो है तालियां क्यों बर्बाद कर रहे हैं, ये रात रात भर जागते क्यों नहीं, जाग करके देखते क्यों हैं, ये जो है इस थिरकते क्यों हैं, इस गीत पर वो रोने क्यों लगती है। भिखारी ठाकुर का दर्द जो है वो सबका एक परदेशी जो प्रदेश जा करके विदेश में, जिसके जिसका घर बार छोड़ करके जिसका पति विदेश गया है, उस विधवा का विलाप कैसे हो जाता है, एक कैसे बाप जो है बेटी बेचवा के रूप में तब्दील हो जाता है, एक कैसे धर्म का प्रपंच चलता है रीतियों के नाम पर, कैसे वो चीजों को अलग करते हैं, कैसे इन सबको, ये जो है ये सारी चीजें हमारा नागरिक रंगमंच जो है वो हमेशा जब भी उसे सूखा पड़ता है, अकाल पड़ता है, पूरी मुंबईया फिल्म इंडस्ट्री देख लीजिए, वो तमाम तरह की फिल्में बना लेते हैं, लेकिन वो सफल वही फिल्में होती हैं जो दरअसल लोक जैसी होती, जो लोक आस्थाओं जैसी होती, लोक मान्यताओं जैसी होती हैं, लोक देवताओं जैसी होती हैं। लोकल देवता जैसे कई सारे हमारे यहाँ काम, भगत बाबा जो बड़े बड़े काम करते थे, कई सारे लोग जो हैं हमारे जो है राजस्थान में, कितने सारे देवता हैं, कितने सारे देवता हैं, वो खास खास तरह के काम करते थे। कोई पशु की रक्षा कर रहा है तो कोई फसल की रक्षा कर रहा है, भैरव बाबा इसकी रक्षा करेंगे तो ये बाबा इसकी रक्षा करेंगे, सलेज बाबा इसकी रक्षा करेंगे तो हमारे गोगा पीर इसकी रक्षा करेंगे। तो ये सारी चीजें जो है लोग क्रिएट करता है। उसी तरह मुंबईया फिल्में जो है उसकी नकल पर नए नए देवता बनाने में लगे हुए, जो जो है मैंने पूरा नलका उखाड़ लेता है और सब लोग डर जाते हैं। ये ये क्या है, लोग से ली गई उसकी बिल्कुल जो है चीजें हैं, बिल्कुल। वो फिल्म तो बनी ही नहीं वो दरअसल लोग आख्यान में तब्दील करने की कोशिश करते हैं अपनी कथाओं को, और तब वो रोचक हो जाती है। आप देख लीजिए चंदा बेड़नी जैसा नाटक, चरणदास चोर जैसा नाटक, ये सब क्या है, रक्त कल्याण जैसा नाटक, ये सब है वदन जैसा नाटक, ये सब कहाँ से आता है? ये इसी लोक से आकर के नागरिक जीवन को हिला देता है कि तुम क्या सोच रहे हो, तुम अपने रंगमंच को इतना नीरस क्यों बना रहे हो। इसे लोक से तत्व लो, वो तत्व लो जो नाटक को, आपकी उपस्थिति को, आपकी कला को सरस बनाते हैं। ये लोक जो है हमेशा एक विपुल सामग्री की तरह उपलब्ध रहता है, जिसके वितान में आप घुसेंगे तो आपको नाटक के इतने रंग मिलेंगे, इतने रंग मिलेंगे, इतने तरीके मिलेंगे, इतने उपाय मिलेंगे। और जिस तरफ हम बढ़ना चाहते हैं, ऑर्गेनिक उपाय, ये आपके तकनीकी उपाय नहीं, नहीं ये नहीं, आर्टिफिशियल बिल्कुल इंटेलिजेंस वाला मामला है। धन्यवाद। नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने लोक का रंग वितान जैसा कि विषय रखा था, उसी के हिसाब से लोक का जो विशालतम फलक है, उस फलक में ले जाकर आपने लोक रंगमंच को समझाने की कोशिश की। और बड़ा ही अच्छा रहा कि बुनियादी तौर पर जो नाटक का विकास हुआ है, जो लोक चिंता से, लोक चेतना से और लोक संवेदना को व्यक्त करने के लिए जिस बुनियादी सोच के साथ नाटक का विकास हुआ, उसे आपने उसी जमीन पर ले जाकर के दिखाया और बहुत सही बताया कि लोक रंग का सबसे जो बड़ी बात है, उसके वितान के जो अभिन्न हिस्से हैं, वो ये है कि जीवन के जितने रूप हैं, जीवन जीने की जितनी विविध शैलियां हैं, प्रकृति है, वातावरण है, मनुष्य है, जीव जगत चर चराचर, सब के सब उस लोक रंग वितान के हिस्से बनते हैं। और तब जाकर के हम लोक रंगमंच पर अभिनय होते हुए लोक नाट्य को देख पाते हैं। और इस व्यापक फलक की वजह से ही उसमें एक कच्चापन आपको कहीं कहीं दिखाई देता है,
उसमें आपको नृत्य की वो जीवंत भंगिमाएं दिखाई देती हैं, जैसा जीवन में स्वाभाविक तौर पर नृत्य किया जाता है। उसमें शास्त्रीयता के तत्व आते हैं, लेकिन शास्त्रीयता के तत्व आकर के भी लोक रंग में रंग जाते हैं और शास्त्र वहां जाकर सफल होता है। पहले शास्त्र इन्हीं को एक खास तरह के कोड में विकसित करके शास्त्र अपना एक ढांचा खड़ा करता है, लेकिन शास्त्र भी अंततः वहीं जाकर के, या नागरिक रंगमंच भी अंततः वहीं जाकर सफल होता है, लोकप्रिय होता है, सर्वप्रिय होता है, जहां लोक तत्वों को अपने भीतर समेट कर रखता है। आपने अपने वक्तव्य के अंत में बहुत सही तरीके से उन फिल्मों का जिक्र किया जो पब्लिक में बहुत लोकप्रिय होती हैं। फिल्में क्या करती हैं? वे फिल्में जो लोक में प्रचलित नाटकीय तत्वों को अपने भीतर समोती हैं, जैसे अतिशयता, अतिशयोक्ति लोक जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सगरी लंका जल गई, गए निशाचर भाग। अब इस अतिशयोक्तिपूर्ण भाषा को सुनकर जितना सच और जितना यथार्थ लोक ग्रहण करता है, वो शास्त्र की नपी तुली भाषा में कही गई बातों से उसे समझ में नहीं आता है। अब चाहे बॉर्डर फिल्म हो, चाहे इस तरह के तमाम पिक्चर्स हैं, जब वो अतिशयोक्तिपूर्ण तरीके से बनती है, जैसे पुष्पा पिक्चर जिसको राष्ट्रीय अवार्ड भी मिला है, अब पुष्पा पिक्चर को देखिए और ध्यान से गौर कीजिए कि कितने लोकतात्विक चीजों को उसने अपने भीतर समेट करके इस्तेमाल किया है, और तब जाकर के सुपर डुपर हिट आर्थिक दृष्टि से भी और पुरस्कार की दृष्टि से भी सर्वश्रेष्ठ सम्मान उसे मिला है। तो इस रूप में लोक जीवन का जो पूरा अपना एक साम्राज्य है, लोक जीवन की जो अपनी पूरी एक व्यवस्था है, जो एक समझ है, जो संस्कार है, जो संस्कृति के उसके विभिन्न पहलू हैं, जो जीवन जीने के तमाम अभिधा और व्यंजना के रूपों को विकसित करके जीता है, उन सब से लोक रंग का वितान खड़ा होता है। इसीलिए भारत के अलग अलग हिस्सों के लोक रंग अलग अलग रूप में दिखाई देते हैं। इसे भारत के अलग अलग प्रदेशों के लोक रंग में आपको अलग तरह की जीवंतता दिखाई देती है, और सब मिलकर के आपके भीतर एक भारतीय बोध पैदा करने में सफल होते हैं, इतने व्यापक स्तर पर, इतने गहराई से। और मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना लंबा व्याख्यान चलेगा, लेकिन संवादों के लिए शायद इसमें कोई जगह है भी नहीं, क्योंकि जितने बुनियादी तौर पर और बारीकी से आपने चीजों को रखा है, और लोक रंग को जिस मौलिक ढंग से आपने प्रस्तुत किया है, जहां से उसकी उत्पत्ति हुई होगी और जिस रूप में उसे आगे ढाला गया होगा, निरंतरता प्रदान की गई है, उस रूप में नाटक की उत्पत्ति, लोक नाटक की उत्पत्ति, उस नाटक की उत्पत्ति के साथ लोक रंग का अपना जो पूरा वितान खड़ा हुआ था, शायद अतीत में वो आचार्य भरत से लेकर के, और जो पूरा कथाओं आपने सुनाई है, चीनी कथा, ब्रह्मा जी का लेकर के उदाहरण, इससे लगा कि हाँ, अब ये है लोक रंग, जिसे हम देखते, समझते हैं, महसूस करते हैं, और जिससे ही शायद बहुत सारे तत्व छन कर नागरिक मंच पर आता है, जिसे अलग तरह से कोडिंग डिकोडिंग करते हुए, अलग भाषा देते हुए, अलग बिंबों प्रतीकों में ढालते हुए, और कुछ सीमित दायरे में अपने भीतर की अंतः परेशानियों को नाटक में जब ढालने का प्रयास किया जाता है, तो नागरिक रंगमंच बन जाता है। तो सर, आप इतने गहरे, आपसे संवाद होता भी, प्रश्न का सत्र चलता, तो शायद अभी बहुत कुछ ऐसा था जो निकल कर बाहर आता, और जिसके लिए मैंने खुद कई प्रश्न विकसित किए थे कि सर को इन पहलुओं पर भी और बोलने के लिए मैं विवश करूंगा, लेकिन सुभाष चंद्र कुशवाहा जी हमारे बीच मौजूद हैं। सर, आपका स्वागत है, और औपचारिक धन्यवाद सर का मैं करना चाहूंगा, सुमन कुमार सर का, IPSC सेल आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज की तरफ से। सर, मैं आज के इस व्याख्यान के लिए, जो इतना विस्तृत और गहनतम व्याख्यान था, उसके लिए आपका औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन करता हूं, और उन सभी मित्रों का भी धन्यवाद जिन्होंने लगातार इसमें बरकरार रह करके, और जिन्हें आपने जिज्ञासाहीन कर दिया, उन सभी प्रतिभागी मित्रों का भी धन्यवाद। और अपने टेक्निकल टीम के साथ जो अमित विश्वकर्मा जी लगे हुए हैं, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। और अगला सेशन हमारा बस सुभाष चंद्र कुशवाहा सर के साथ शुरू होने वाला है। अगले सत्र के लिए मैं श्रीधर सर को आमंत्रित करता हूं, आए और मंच संभालें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, पुनः आपका धन्यवाद। धन्यवाद सबों को, बहुत बहुत धन्यवाद।